अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉग लोहार में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा। सिर्फ इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रखना चाहिए हमें, क्योंकि जनाब ये ज़िंदगी ही ऐसी है, जब तक हमारे साथ मुंसलिक लोग नहीं होंगे और हमारा साथ नहीं देंगे ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजरेगी। क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत अनोखा खेल है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है ना, तो इसमें कुछ अनहोनियां भी हो सकती हैं। कोई नहीं जानता कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, मगर किस्मत के इस पहिए की उलट फेर का नाम ही ज़िंदगी है। अगर इसमें मुकम्मल खुशियां हैं ना, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि गम के बाद एक और गम हमारी ज़िंदगी में शामिल होता जाए। तो हौसले पस्त करने से बात नहीं बन सकती है ज़िंदगी में कभी भी। और अगर ज़िंदगी की हकीकत ही यूं हमवार सफ़र पर चलते जाना है ना, तो सवाल ये है कि किसी भी किस्म के शिकवे या शिकायत से क्या हासिल होगा, जब उसके बनाने वाले ने हमें पहले ही आगाह कर दिया है कि ये एक इम्तिहान है, ज़िंदगी एक इम्तिहान है। तो हम क्यों शिकवे पर उतरें या गम और खौफ में जिएं। कुछ आए या जाए, खौफ कैसा, गम कैसा, जो आज है कल शायद नहीं होगा, और जो आज नहीं है शायद कल आपको मिल सकता है। तो घमंड कैसा, ना उम्मीदी कैसी, दुनियावी हकीकतों को दवाम थोड़ी है, बल्कि चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। और फ़िक्र करनी है तो उस चीज़ की हमें करनी चाहिए फ़िक्र जो आपके पास मुसलसल और मुस्तकिल बरकरार रह सकती है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास हमेशा के लिए रह जाए सिवाय एक चीज़ के, और वो है आपका इनर सेल्फ, आपकी शख्सियत, आपकी अपनी ज़ात। यानी कि आपका इस ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया और इसके मुतल्लिक आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका हौसला और आपकी बहादुरी। पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स ऐसा हो जिसकी ज़िंदगी में कोई मसला, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई चैलेंजेस ना उसे पेश आए। अमीर हो या फिर गरीब हो, सबके मसाइल हैं। यहाँ अपनी अपनी डफली है और अपना अपना राग है। हमें किसी एक चीज़ का गम है तो किसी दूसरे बंदे को किसी और चीज़ का गम होगा। और अगर अरबों लोगों में एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो, तो इसका मतलब साफ साफ यही निकलता है कि हम भी कभी इन मुश्किलात और मसाइब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप जितने बड़े लोग देख ले, आप जो नामवर लोग हैं जिनके पास इतना मालो दौलत है, हमें ये लगता है कि शायद वो खुश ही रहते होंगे, पैसा खुशी देता है, ऐसा नहीं है। वो भी एक दौड़ में शामिल होते हैं, उसकी परेशानी में शामिल, वो उनके ऊपर एक तारी रहती है, एक परेशानी हमेशा कि हम अगर फर्स्ट हैं, हमारे पास इतनी मालो दौलत है, तो हमारे पास इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उनके मसाइल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मौजूद होंगे उनके भी मसाइल, उन्हें भी परेशानियां होंगी, उन्हें भी दुख होंगे। कोई शख्स ऐसा नहीं है, इंसानी जबलत में ही मौजूद नहीं है कि जनाब आप खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ऊंच नीच आती है ज़िंदगी में, जहाँ पे खुशी आती है वहाँ अगले ही पल आपको गम के लिए भी, दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और जहाँ पे गम आता है वहाँ पर आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि अगले लम्हे हमें खुशी ज़रूर मैसर आएगी, ज़रूर हमें खुशी मिलेगी, अल्लाह पाक ज़रूर हमें खुशी अता करेगा। तो कुदरत ने ये चीज़ें ना हमारी पहुंच से दूर इसलिए रखी हैं कि हम उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से काबू में रख सकते हैं, और वो है हमारा एटीट्यूड। याद रखें कि ज़िंदगी को ना सिर्फ बड़े दिल वाले ही जी सकते हैं, ना डर डर के जीने वाले और ना ही बात बात पर शिकवा करने वाले इसको जी सकते हैं, अच्छे तरीके से जी सकते हैं। जी तो वो भी रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में हर चीज़ को वेलकम करें, ख्वाह फिर वो चाहे खुशी हो या फिर गम हो। आप वक्तन ये जुमला कहकर वेलकम करें उन तमाम तर चीज़ों के ऑल इज़ वेल, यानी जो है सब अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, ज़िंदगी के लिए अच्छा है, और मैं इसी में खुश हूँ। मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा या करूँगी। तो इसलिए जो लोग नाउम्मीदी के अंधेरे में चले जाते हैं,
नाउमीद बहुत जल्द हो जाते हैं और परेशानियों से डरते हैं, मुसीबतों से डरते हैं और अपने हौसले पस्त कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए कि अगर दुख आया है, परेशानी आई है, तो एक हवा का झोंका, एक नई उम्मीद लेकर ज़रूर आएगा और हमें खुशियाँ भी अता करेगा। तो जहाँ पर खुशी होती है वहाँ पे गम होता है, जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी होती है। ये पढ़ी लिखी बात है, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारा इस्लाम भी कहता है, हमारा दीन भी कहता है और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं इस हवाले से। आपने बस उसके साथ ज़िंदगी जीनी है और वो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत भी बनाएगी और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो अभी जनाब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हमने एक ऐसी बीमारी के हवाले से बात करना है जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा नई है, उसका नाम भी बहुत डिफरेंट है और बहुत नया है, जिसको पेजेट डिज़ीज़ कहा जाता है। ये होती क्या है, हड्डियाँ मजबूत हों तो सेहत की हिफाजत भी यकीनी होती है और हम अपनी ज़ाहरी खूबसूरती का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपनी हड्डियों का या दीगर जिस्मानी अज़ा जो ज़ाहरी आँख से पोशीदा होते हैं उनका ख्याल ज़रा भी नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात हम जो दरमियानी उम्र होती है ना, यानी 35 से 50 साल के दरमियान मुख्तलिफ़ अमराज का हम शिकार हो जाते हैं। और आज अगर देखा जाए तो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल खिलाफ़ कुदरत है। रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, बग़ैर नाश्ता किए अपने काम पर पहुंच जाना, बाहर से खाना, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का कसरत से इस्तेमाल, दूध से मुकम्मल परहेज़। और वैसे भी कहा जाता है कि केमिकल मिला दूध पीने से तो बेहतर है कि जनाब इंसान पानी ही पी ले, क्योंकि आजकल जो दूध है या बाकी जो चीज़ें हैं उनमें भी मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हड्डियों की बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनका पढ़ते भी हैं या हम उनको सुन भी रहे होते हैं। आज हम पेजेट डिज़ीज़ के मुतालिक बात करने वाले हैं कि ये बीमारी होती क्या है और इसका इलाज मुमकिन है, मुमकिन नहीं है, किन लोगों में होती है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद साहब मौजूद हैं, जो कि हैं इंचार्ज ऑर्थोपेडिक यूनिट 2 मेयो हॉस्पिटल, और एक इजाफी चार्ज में मिल चुका है, अब MSB बन चुके हैं मेयो हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, MS बन गए आप मेयो हॉस्पिटल के, इजाफी चार्ज आपको मिल गया है, इजाफी जिम्मेदारी मिल गई है। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए ये पेजेट डिजीज़ होती क्या है? बड़ा डिफरेंट सा नाम है इसका। जी, पेजेट डिजीज़ बेसिकली हड्डियों का वो मर्ज़ है जो अमूमन 40 और उससे बाद वाली उम्र में होता है। अच्छा। लकीली बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है एशियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ये एंग्लो सेक्सियन जो वर्ल्ड है पार्ट है उसमें ज़्यादा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, इनमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन खैर कई भी बीमारी कहीं भी हो सकती है, जैसे एक दौर में हमारे पास डेंगू नहीं था, ये सिर्फ अफ्रीका की बीमारी थी, लेकिन इवेंचुअली आज हम सबसे ज़्यादा आ गए हैं। तो पेजेट्स डिजीज़ में हमारी हड्डियाँ खुद ब खुद गैर ज़रूरी बढ़ना, अच्छा, नरम होना, टेढ़ी होना और फिर टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। ये एक पूरा साइकिल होता है। तो अमूमन इसकी कोई आज तक ख़ास वजह हम ढूंढ नहीं सके। इसमें विरासती अमावल भी आ जाते हैं, कुछ वायरसेस को भी इसमें ब्लेम किया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो जेनेटिक्स को इसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। लेकिन इसकी ख़ास उम्र होती है? जी, ये अमूमन ये 20 से 40 की एज में होता है, लेकिन जो करैक्टरिस्टिक इसकी उम्र है वो 40 साल के लोगों में ज़्यादा आती है। नहीं तो ये काबिल इलाज है या नहीं है? काबिल इलाज सेंस में कि पहले तो ये सिर्फ कुदरत के रहमो करम पे छोड़ा जाता था और अलामती तौर पे इसको ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब ऐसी अद्वियात हैं जिसमें बिसफॉस्फोनेट्स हैं और कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस हैं, और इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जिनकी वजह से हम इसको शुरू में तशख़ीस करके उन लोगों को मॉनिटर करके एजुकेट करके इस बीमारी के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम कर सकते हैं और इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप 50 अबव हो जाते हैं, तो आपकी हड्डियां वैसी कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, या अगर कैल्शियम क्योंकि वो नहीं हो रहा होता, जो 30 साल तक हम लोगों ने डिपॉजिट किया होता है अब वही यूज़ हो रहा होता है, स्टोर किया होता है, तो उसमें क्या ये कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी और इलाज उस एज में 50 अबव में मुमकिन है? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, ये जो बोन स्टॉक है ना ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपका बैंक बैलेंस होता है। जी जी बिल्कुल। अब आप जो मर्जी कारोबार करें, जितना आपका बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग है तो आप नुकसान को उतनी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। ट्रू। जितना अच्छा आपका बोन स्टॉक होगा तो आने वाली बीमारियां जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस है या जो हम डिस्कस कर रहे हैं पेजेट्स डिजीज़,
इसका जो नुकसानात हैं वो आपके बोन स्टॉक की वजह से उनका अहाता कम हो जाता है या उनके असरात कम हो जाते हैं। तो जो मेरी तान टूटती हमेशा है कि हमें हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ज़रिए सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हमारी सेहतमंद जोड़ों का और हड्डियों का आना बहुत ज़रूरी है। तो वो लाइफस्टाइल के बाद जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि हम जितना भी अपने बोन बैंक को डेवलप करेंगे, जो कि हमारी जिन अवामिल का आपने जिक्र किया शुरू में प्रोग्राम में, उनकी वजह से हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा एट रिस्क है। आप देखिए हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका दौरानिया ज़िंदगी का और उनका चलना फिरना और उनके जोड़ों के अमराज का तनासुब बहुत बेहतर था बनिस्बत हमारे। और आज के बाद जो हमारी जनरेशन है जिन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा खाया, देसी घी का इस्तेमाल नहीं है, बाहर का खेल कूद नहीं है, दूध दही का इस्तेमाल नहीं है, मिलावट बहुत ज़्यादा है। और अब हम सिर्फ जो है ना हम फूड खाते हैं, हम न्यूट्रिशन को तो जेहन में नहीं रखते। उस लिहाज से हमारी हड्डियों का जो बैंक है वो कम हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब क्या करें, मतलब अगर हम देसी चीज़ें खा भी रहे हैं उसमें भी मिलावट है तो हमें वो न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रही ना जो हमसे पहले हमारे जो नाना दादा अम्मी अब्बू ने खाए हुई हैं चीज़ें। मैं एक अर्जेंटाइन गया ना तो मुझे समझ आई कि ये लोग क्यों हेल्दी हैं। शाम को हर बंदा, सुबह नहीं तो शाम को हर बंदा पार्क में नजर आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। हमारे पास पार्क्स नहीं है, अगर हैं तो हमारी एक्सेस नहीं है, खाली है। और अगर हैं भी देखें उसमें फिर ये कि आप जैसे मैं खुद है आप इंडोर जिम बना लें। अच्छा। खवातीन है, मैं उन्हें कहता हूँ आप कुछ नहीं है तो आप स्किपिंग कर लें, आप रस्सा कूद लें। अच्छा। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप सिर्फ जनरल बैठ के स्ट्रेचिंग कर लें, उसमें आपको ऑनलाइन ऐसी एक्सरसाइज मिल जाती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले लें। अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप मिलावट वाली चीज़ों से तो नहीं बच सकते, लेकिन जो घर में बन सकती हैं उनको तो खा सकते हैं। और बैलेंस डाइट पे तो आपका नहीं है ना कि आप सिर्फ लाजमी नहीं कि बर्गर शवारमे भी खाएं, आप वो फूड भी लें। जैसे सर्दियां इसमें सूप का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आपको एक अंडा, मतलब किसी भी शक्ल में अंडे में आप इतनी मिलावट तो हो नहीं सकते, डेली आप खाएं। दूध का एक गिलास नहीं ले सकते, योगर्ट ले लें, ठीक है ना। आप किसी और शक्ल में ले सकते हैं। चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे यहाँ पनीर का इस्तेमाल नहीं रहा, बाहर बहुत ज़्यादा पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। जो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का वो यही है। इसके अलावा मछली का इस्तेमाल है और ट्यूना फिश है या हमारे पास रोहू फिश है, ये इतनी अच्छी सोर्स है। इसका कुछ नहीं है, खजूर खा लें आप, ड्राई फ्रूट्स, ये नट्स बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर कुछ आप मूंगफली ले लें, इसमें बहुत अच्छा है, फ्लेवन्स होते हैं इसके अंदर, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कोई बहुत ज़्यादा आपका बजट एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोगों में आगाही और एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह हम ये पेजेड डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसके बाद ये टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, जो टेढ़ी हो जाती हैं तो उनको फिर किस तरह ट्रीट किया जाता है? वो ज़्यादा मुश्किल नहीं? देखिए उसमें यह है कि हम सबसे इसके 3 मराहिल होते हैं इस बीमारी के। इन्फ्लेमेटरी फेज, जिसमें हड्डियों में सोजन आ जाती है, उस इन्फ्लेमेशन का दौरानिया 3 से 5 साल रह सकता है। इस दौरान हड्डी नरम हो जाती है और वो टेढ़ा होना शुरू हो जाती है। जैसे कोई दीवार अगर कमज़ोर हो जाए तो वो गिरने के लायक हो जाती है। उस फेज़ में हम इनको विद कैल्शियम विटामिन डी और जल्दी तशखीस और उसके साथ फिर ब्रेसिस दे के टेढ़े होने से बचा सकते हैं। अच्छा, अगर लामहल्ला पेशेंट जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोग अपनी सेहत पे कम तवज्जो देते हैं, तो वो अमूमन लेट प्रेजेंट करते हैं, जैसे जब तक टेढ़ापन आ चुका होता है। और वैसे भी लोग ज़्यादातर जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, वो जी पेन किलर देते हैं और आप घर चले जाएं। इसमें पेजेट्स डिजीज़ बहुत कोई कॉमन नहीं है, तो शायद ये कोई सीनियर लेवल पे बंदा तो इसको जल्दी पकड़ ले। आम जो हमारे फैमिली फिजिशियंस हैं उनके लेवल पे हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लेकिन आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों में थोड़ी सेंसिटाइजेशन आ जाएगी। तो अगर जल्दी तशखीस हो जाए तो हम इसमें ब्रेस दे सकते हैं। अच्छा। और बिसफॉस्फोनेट्स मेडिसिन हैं जो को आपका एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन डिस्क्राइब कर सकता है, जिससे इसका अटैक और शिद्दत कम हो जाती है। अगर ये स्टेज गुजार ले तो फिर हमारे पास सिर्फ ऑप्शन आ जाती है सर्जरी, और उसमें फिर सर्जरी के ज़रिए हम इनकी करेक्टिव ऑस्टियोटमीज़ होती हैं। इसके अलावा उनके साथ हम एक फिक्सेटर लगाते हैं एलिजरॉफ, उसको बहुत ज़्यादा फिर हमें बड़ी सर्जरी नहीं करनी पड़ती, तो उनको हम फिर ग्रेजुअल करेक्शन कहते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस या करेक्टिव ऑस्टियोटमीज़ करके हम हड्डियों को सीधा कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेमेशन जो फर्स्ट उसका पार्ट होता है, ये पहला मरहला होता है, उसमें ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी हड्डियों में। बहुत सारे लोग हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इसको यूरिक एसिड के साथ भी रिलेट करते हों? क्योंकि यूरिक एसिड में भी कहीं ना कहीं ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आपकी हड्डियों जो है ना वो दर्द होना शुरू हो जाती है, जोड़ खास तौर पर आपके दर्द होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, यूरिक एसिड और पेजेस में फ़र्क ये है कि यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, यानी वो आपके जॉइंट्स को अटैक करता है। जी। और उसके बाद अटैक करता है आपकी किडनीज को,
और जिल्द के नीचे इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, जिसे टोफाई कहते हैं गाउट के अंदर, यानी जिसको मीठा गेंठिया भी कहते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड की वजह से आपके अंदर जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, जनरली बोन्स में इफेक्ट नहीं आता इसका। अच्छा, वो जॉइंट्स में आता है। हाँ, लेकिन पेजेट्स में आपका बोन्स के अंदर इफेक्ट आता है, जिससे वो टेढ़ी हो जाती हैं। आर्थराइटिस का एलिमेंट इसमें नहीं होता। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं पेजेट के, कितने रेयर हैं और कितने अभी तक आए? ये बहुत चैलेंजिंग केसेस होते अच्छा। हैं, यानी कि हम इनको अक्सर तशखीस कर ही नहीं पाते अवाइल उम्री में या शुरू में। तो ये ज़्यादातर जो टेढ़ेपन के साथ प्रेजेंट करते हैं, और अमूमन ऐसी एज होती है जैसे 30 से 40 के दौरान की उम्र, और ख़ास तौर पे अगर फीमेल्स हैं तो आपको पता है हमारी सोसाइटी में कॉस्मेसिस बहुत मैटर करती है, तो उनको फिर काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज की सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसमें हमें कैल्शियम विटामिन डी देते हुए, अर्ली तशखीस पे जोर देते हुए, और बिसफॉस्फोनेट्स एक मेडिसिन हैं, अच्छा, जिनको दे के इनको काफ़ी इसकी रफ्तार को, अटैक को कम किया जा सकता है। अच्छा, कम किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, कैल्शियम कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए, सेहत के लिए, या हमारी हड्डियों के लिए? कैल्शियम के अगर आप करें तो 8 से 10 बॉडी में फंक्शंस हैं, जिसमें दिल के धड़कने से लेके स्किन के ग्लो करने तक, अच्छा, नाखूनों की हेल्थ से लेके दांतों की नशोनुमा तक, हर जगह कैल्शियम का रोल है। हमें तो लगता है सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए ही है कैल्शियम। कैल्शियम की तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है। कैल्शियम आपकी हार्ट बीट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्किन ग्लो, आपके नेल्स, आपके हेयर के लिए, और ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम। लेकिन मज़े की बात यह है कि बॉडी कभी भी कैल्शियम की कमी का शिकार नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका बोन्स के अंदर 99% कैल्शियम रिजर्व पड़ा है। अच्छा, अगर हम कमजोरी का या कमी का शिकार होते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की वजह विटामिन डी हमारी कैल्शियम के मिकदार को जिस्म में पूरा रखती है। बॉडी कैल्शियम को लो नहीं होने देती, वरना हमें क्रैम्प्स या टेटनी पड़ना शुरू हुई थी, जिसमें मसल्स में ट्विचिंग होना शुरू हो जाती है। हमारी हार्ट बीट, हमारा बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है, और हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा जो कैल्शियम चाहिए हमारे ब्लड क्लॉटिंग में चाहिए, हमारे जो नर्व्स या असाब काम करते हैं, जो ब्रेन से अहकामात आते हैं, उनमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। सो कैल्शियम के तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। अब कैल्शियम बॉडी के अंदर जितना अहम है, बॉडी इसको निगलेक्ट नहीं कर सकती। बॉडी क्या करती है, जब भी कैल्शियम आप नहीं लेंगे तो वो आपके बोन से निकालेगी, तो फिर इवेंचुअली फिर आपका बोन बैंक जो है ना खाली हो जाएगा। कैल्शियम की मिकदार अमूमन कम हो सकती है, लेकिन बॉडी इसको कम नहीं होने देती है। आपके इंटेक से ये होगा कि वो हड्डियों से नहीं लेगी, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आपकी डाइट अच्छी है, तो आप सिर्फ विटामिन डी बेहतर रखें, कैल्शियम ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। हाँ, कैल्शियम उन लोगों में एडिशनल दें जो खा पी नहीं सकते, जैसे एनजी ट्यूब है, वो लोग हैं जिनको मैदे या पित्ते की कोई बीमारी है, जिनकी किडनीज के प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कैल्शियम का मामला जो है ना वो ख़राब होता है, उसमें आप एडिशनल कैल्शियम ज़रूर दें। और या कोई बहुत ही बच्चे हैं जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी दूध के पास नहीं गए, फ़िश नहीं खाई, बड़े वेजिटेरियन टाइप लोग हैं, उनमें आपकी कैल्शियम की कमी का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, कॉमनली लकीली कैल्शियम का भी वही सोर्स है जो विटामिन डी का है। यानी फिश में इसे कैल्शियम मिलेगी, फिश में ही आपको विटामिन डी मिलेगी। कैल्शियम की प्योर सोर्स में आइसक्रीम है, योगर्ट है, बहुत अच्छा सोर्स। मैं बच्चों में अमूमन जो बच्चे आते हैं, जो माएँ लेके आती हैं, ये तो आपने हमें डिफरेंट एक बताइए। आइसक्रीम इज अ वेरी गुड सोर्स। अगर वो उसका मिल्क प्योर सोर्स है ना, तो आपको इतना अच्छा सोर्स है, और बच्चों में तो दे लव इट। तो आप बच्चों को कंपेल कर सकती हैं थोड़ा टेम्परेचर रेगुलेट करके, खास तौर पे फेवरेबल सीजन में बच्चों को कैल्शियम आपको अगर देना है तो आप उनको आइसक्रीम दें। अब तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे ही आइसक्रीम, और हर माँ ही अब आइसक्रीम खिलाएगी, अब कोई भी नहीं रोकेगा आइसक्रीम से बच्चों की एज पे उसका कोई नुकसान नहीं। अच्छा, वो बस जरा गले का खराब हो, बहुत ज्यादा बहुत ठंडी ना हो चीज जिसमें आपके गले की खराबी, उसको दे सकते हैं। लेकिन क्या हमें रोजाना ही कैल्शियम की इंटेक भी करना लाजमी है? हमें जरूरत पड़ती है? हमें अगर फूड, पहली बात है कि आपकी घर से जरूरत चीज पूरी हो रही है तो आपको बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं। अगर आपका बॉडी की रिक्वायरमेंट आपकी डाइट से पूरी हो रही है तो आपको एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। सही। लेकिन जनरली मैं लोगों से कहता हूँ कि हम चूंकि इतने मेटिकुलस नहीं है बैलेंस डाइट के बारे में, तो आप एक हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कैल्शियम की गोली लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, ये जो पानी में हल होने वाली गोली है ना, वो कोई इसका फ़ायदा नहीं। 3 किस्म का कैल्शियम होता है। एक है रॉक कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ओके। उसके बाद है एनिमल कैल्शियम,
ठीक है ना, हम अमूमन जानवरों से लेते हैं। और फिर अब आ गया एलजी कैल्शियम। एलजी से लिया जाता है और दैट इज द बेस्ट सोर्स। एलजी मीन ये एलजी हमारा प्रोटोजोआ, जो हमारी प्रिमिटिव लाइफ थी ना, वो एलजी थे, जो पानी में ये काई नहीं आ जाती, इसको एलजी कहते हैं। उनसे कैल्शियम लिया जाता है। तो एनिमल सोर्स में फिश से कैल्शियम लिया जाता है। सबसे टॉप पे एलजी कैल्शियम है, दूसरे नंबर पे एनिमल कैल्शियम है, और तीसरे नंबर पे कैल्शियम कार्बोनेट है विच इज रॉक कैल्शियम। रॉक कैल्शियम का नुकसान ये है कि ये स्टोन्स बनाता है, इट हैज़ ए टेंडेंसी। तो हमारे यहाँ लोगों में बड़ी टेंडेंसी है, पानी में गोली डाली और गटागट पी रहे, वो उनका फ्लेवर भी ऐसा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। वो नहीं पीनी चाहिए, वो कार्बोनेट वाली नहीं पीनी चाहिए। अब एलजी कैल्शियम भी वाटर डिसॉल्वेबल आ गया है, तो आपको एलजी कैल्शियम लेके आप इजीली मिल जाता है, और उसके अंदर स्टोन्स भी नहीं होते बॉडी के अंदर। अच्छा, मतलब जो हम लोग आराम से वो पीते हैं पानी में डाल के, वो तो हमारे जिस्म में स्टोन कर देते हैं, और ये बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। ओके, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए एलजी कैल्शियम के ऊपर जाए, यहाँ पे एनिमल कैल्शियम के उसके ऊपर जा सकते हैं वो, और उसका सोर्स सिर्फ फिश है। फिश बहुत अच्छा सोर्स है, तो वो आप फिश खा सकते हैं। और आइसक्रीम, जैसे मैंने कहा, आइसक्रीम भी आपका कैल्शियम का इतना अच्छा सोर्स है। आइसक्रीम खाएं, बड़े भी खाएं, बच्चे भी खाएं, सबकी मौजी हो जाएगी। आइसक्रीम वालों की भी हो जाएगी, आइसक्रीम वालों की भी मौजी हो जाएंगी, उनकी आइसक्रीम धड़ाधड़ बिकेगी। ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन विटामिन डी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये मौसम है सर्दियों का, इसमें हम लोग धूप में नहीं बैठ रहे, विटामिन डी का कोई और सोर्स भी नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें जो आजकल के दौर के मुनासिब से है, एक तो मैंने फिश बता दिया जी, दूसरा ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा सोर्स। ड्राई फ्रूट से भी विटामिन डी मिलता है हमें, मिलता है आपको, और खजूर एक अच्छा सोर्स है। अच्छा, इसके अलावा आपकी कलेजी, यानी कि जो हम अगर मीट में खा सकते हैं, अंडा, उसमें मुनासिब कैल्शियम होता है। इसके अलावा आपकी जितनी भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनमें भी आपके विटामिन डी होते हैं। तो आप इन चीज़ों से ले, सनलाइट अगर नहीं है तो आप उसके अलावा जो एक्सटर्नल विटामिन डी है, वो जो एक कैप्सूल्स मिलते हैं, या वो जो एक वो मिलता है, इंजेक्शन भी है जिसको तोड़ के पिया जाता है। ये ड्रॉप्स में भी मिलता है, बच्चों के लिए। आप कैल्शियम है वो कैप्सूल है, वो आप वंस ए मंथ भी ले सकते हैं। एक फिर मुख्तलिफ डोजेजेस हैं। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है तकरीबन 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी डेली चाहिए होते हैं। ओके। और प्रेगनेंसी में ये रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है, बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं में ये डबल हो जाती है, ग्रोइंग एज में डबल हो जाती है, ओल्ड एज में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो अगर आप डाइट से नहीं ले रहे तो आप एक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट वाला कैप्सूल महीने में एक दफ़ा ले लें। अच्छा, खूबसूरती ये है कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होती। अच्छा, आपको इसकी ये क्योंकि ये लिवर में स्टोर हो जाती है, और ये 4 से 5 साल तक आपके काम आ सकती है। Really? यस, wow. जैसे आप कोई चीज़ घर में स्टोर कर लेते हैं कि अगर ये बाजार से नहीं मिलेगी तो हम यूज़ कर लेंगे, तो विटामिन डी कंटिन्यूस लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल कोई इसकी टॉक्सिसिटी आती है, और वो भी कोई बहुत डेंजरस नहीं होती। ठीक है। और कैल्शियम की टॉक्सिसिटी, कैल्शियम तो बॉडी ने रेगुलेट करना होता है, जस्ट लाइक आपकी वोल्टेज होती है। आपका स्टेबलाइजर सिस्टम आपकी वोल्टेज को ऊपर नीचे नहीं जाने देता, सर्किट ब्रेकर आ जाते हैं। तो बॉडी में कैल्शियम क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी, हार्ट बीट से लेके नर्व्स के फंक्शन करने तक, तो ना बॉडी हाई कैल्शियम अफोर्ड कर सकती है, ना लो कर सकती है। तो उसका रेगुलेटरी सिस्टम है। हाँ, अगर जब वो फेल होता है तो फिर अलामात आती हैं जो मैंने बयान कर दी। कैल्शियम उमूमन हमारे जिस्म में कम नहीं होता, बोन से आ जाता है, लेकिन अगर हम विटामिन डी साथ रखें तो कैल्शियम वाला मामला हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं है। विटामिन डी की कमी की सूरत में जब कैल्शियम हड्डियों से निकाला जाएगा तो फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और फिर वही जो दर्दें भी हो रही हैं और बाकी सारी चीज़ें भी। अच्छा, ये इस मौसम में अपनी जो है हड्डियों का ख़ास तौर पर, जिनको अगर जोड़ों का दर्द है, बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको घुटनों का दर्द होता है बहुत ज़्यादा, वो क्या करें? वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं, या वो क्या कर सकती हैं घर पर रह? देखिए, मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुल से एक लोगों में मैसेज ज़रूर दूंगा कि आप बजाय गैस और हुकूमत को कोसने के आप गर्म कपड़े पहने। ठीक है, बॉडी जितनी वार्म रहेगी, ओके, वार्म या हॉट जो लिक्विड्स हैं वो इस्तेमाल करें। कावा, कॉफ़ी, चाय, जितनी आपके मैदा इजाज़त दे। उसके अलावा आप इसमें सूप का इस्तेमाल बढ़ाएं। आप खुद को थोड़ा सा मसाज करें शाम को, रात को जब सोते रहें, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर होती है। हो सके तो गर्म पानी या दिन के उस हिस्से में नहाएं जब आपका टेम्परेचर अफोर्डेबल हो। आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा सर्दी है, और उसके अलावा आप पीनट्स के इस्तेमाल से अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल से, एक खजूर बहुत अच्छी है बॉडी की, डेली खा लें। आपकी इन जो आजकल के सर्दी के मसाइल हैं बहुत हद तक उससे बेहतर हो जाएंगे।
दूसरा और क्या कहना और चाह रहे इसमें आपको अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो अलसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जिस्म की दर्दों में फ़ायदा देता है। हैं? अच्छा, और आपको पहले बनती करती थी अलसी की पिन्नियाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी, बचपन बिल्कुल में खाया करते थे, अब तो कोई बनाते ही नहीं है। बिल्कुल। अंजीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा और हमारी तो दीनी इसमें अफादियत भी है और सुन्नत के हवाले से भी, नबी पाक के हवाले से। तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ले आएँ तो आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है। मतलब सिर्फ आप जो एक खालिस और वो जो पहले ज़माने में जो डाइट चलती थी वही खाना शुरू कर दें तो इन तमाम तर चीज़ों से हम बच सकते हैं। बच सकते हैं। आराम से हमारी जो स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी का जो हमारी हड्डियों पे मुहित है, उसको आप अच्छे तरीके से मजबूत, जितना हमारा हड्डियों का स्ट्रक्चर मजबूत होगा ना, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान गुजरेगी, सुकून वाली गुजरेगी। और डॉक्टर साहब, जिन जिन नौजवानों को, जो यंगस्टर्स हैं, उनको जो पेन निकल आती है हड्डियों की, मतलब कमर में दर्द हो रही है, शोल्डर पेन हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा यूज़ और एब्यूज़ के दरमियान बैलेंस रखना होगा। यूज़ एंड एब्यूज़ के दरमियान हम यूज़ करते हुए बॉडी को एब्यूज़ करते हैं। मसलन बहुत अकड़ू बैठते हैं लोग, सेक्रेटरी सिंड्रोम। ये जैसे अभी मैं बैठी हूँ, मेरा सही है पोस्चर या नहीं? आपका तो जैसे ये है हमारा नॉर्मल इंक्लाइन पोस्चर, आम बंदे का घर में होता है। दिस इज रॉन्ग। इसमें आपका बॉडी कर्व, और ये है आपका कर्व जिस तरह मैं और आप बैठे हैं कि वी आर इंक्लाइनिंग बैकवर्ड, तो बॉडी के कर्व्स हैं उनको मेंटेन रखना है। अच्छा, ये भी है जितनी जिसकी टॉलरेंस होगी ना, उतना ही वो इफेक्टिवली स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकेगा। तो मैं ये कहूँगा कि हमें प्रमोट करना चाहिए यंग बच्चों में कोई ना कोई गेम, कोई ना कोई एक्टिविटी। और कुछ नहीं है तो वो कोई भी एक्सरसाइजेज का घर में कर लें, इंडोर एक्सरसाइजेज कर लें। इससे आपका मसल स्टेमिना, मसल बल्क और उनकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हमने काफ़ी चीज़ों के हवाले से बात कर ली है, तमाम तर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी और उस पर हमने बात की हड्डियों के हवाले से। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं अपनी सेहत के हवाले से और ओरल हाइजीन के हवाले से। जिस तरह हम लोग अपना ख्याल रखते हैं, अपने खाने पीने का ख़ास करके ख्याल रखते हैं, अपने पहनने ओढ़ने का ख्याल रखते हैं कि हम लोग अच्छे दिखें, लेकिन अगर उसके साथ साथ हम अपनी ओरल हाइजीन का भी ख्याल रख लें, अपनी दांतों की सेहत का भी ख्याल रख लें, तो मेरे ख्याल से उस पर और भी ज़्यादा आपको खुशगवारियत महसूस होगी और आपकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा इन्हांस होगी, और आप जब मुस्कुराएंगे तो वो मुस्कुराहट और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आज हम जनरल हेल्थ ऑफ टीथ पे बात करेंगे कि हम किस तरह अपने दांतों को मजबूत बना सकते हैं, कैविटी से बचा सकते हैं, और किस तरह जो बहुत से लोगों का बैड ब्रेथ का भी प्रॉब्लम होता है कि मुंह से बदबू आती है, कुछ ये प्रॉब्लम हो सकती है दांतों की, या ओरल हाइजीन का प्रॉब्लम हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे। स्केलिंग, पॉलिशिंग और ये तमाम तो जितनी भी चीज़ें हैं जो डेंटिस्ट्री में आती हैं, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर नदीमुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटल सर्जन है, और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, खूबसूरत स्माइल के लिए खूबसूरत दांतों का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली, जैसे अपने इंट्रो में कहा कि सेहत का ताल्लुक हमारे दांतों के साथ है, तो हमारे जो दांत हैं हमारी सेहत में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। और उसमें जब हम एक फूड इंटेक करते हैं तो मैस्टिकेशन का एक प्रोसेस होता है, चबाने का एक अमल होता है, और अगर दांत हेल्दी हैं तो हम प्रॉपर मैस्टिकेशन करते हैं। तो हमारी जो मैस्टिकेशन है ये हमारे मुंह में काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है। और एक आम तौर पर कॉल ये किया जाता है कि आपके मुंह में जितने दांत मौजूद हैं उतनी दफ़ा आप एक लुकमे को चबाएं। जब आप चबाते हैं, सलाइवा उसमें शामिल होता है, खुराक का जो बहुत सारा हज़म होने का एक प्रोसेस है वो आपके मुंह में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप उस खुराक को आप इंटेक करते हैं, बॉडी के अंदर जाती है, स्टमक में जाने के बाद एक हज़म का प्रोसेस गुजरता है, मेटाबोलाइज होती है और पूरे जिस्म का वो हिस्सा बनती है। अगर प्रॉपरली ग़िज़ा को हम च्यू नहीं करते, उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम नहीं करते हैं, तो वो लेट डाइजेशन का मेथड होता है, जिसे हम कहते हैं कि जी मेटाबॉलिज्म बड़ा सुस्त हो गया है। हाँ। और उससे जो फिर आपकी हेल्थ है ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपकी डेफिनेटली आपके जो लुक है, आपकी स्किन है,
आपके बाल खराब होने हैं, शुरू आपकी ओवरऑल हेल्थ है, True. आपकी हड्डियां हैं, आपके जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे सफ़र करते हैं अगर आपके दांत हेल्दी नहीं हैं। अच्छा, लेकिन क्या हमारी एक तो सेहत के साथ रिलेट करते हैं, दूसरा क्या हमारी हड्डियों की मजबूती के साथ भी हमारे दांतों की मजबूती जुड़ी हुई है? अच्छा देखें, दांत जो हैं ये बेसिकली हैं ही हड्डी, हड्डी है एक, बिल्कुल ठीक हड्डी है। और डेफिनेटली अगर हम मतलब प्रॉपर एक इंटेक का नहीं करते हैं फूड का जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मिनरल्स हैं और दूसरी सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली अगर हमारी हड्डियां ख़राब होती हैं तो हमारे दांत भी जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये इसके साथ कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट करता है, हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली करता है। सही। तो अगर आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपका जो बोन स्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो आपके दांत भी मजबूत होंगे। लेकिन इसमें मैं थोड़ी जी, सी जी, एक बात true. ज़रूर ऐड करना जी, चाहूँगा। sure. देखिए हमारी जो फूड इनटेक है ना, हम लोग कहते हैं कि जी हमें दूध पीना चाहिए, दूध में डेफिनेटली कैल्शियम की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद होती है, हमें दही का इस्तेमाल करना चाहिए, दूध से ज़्यादा दही के अंदर जो है वो कैल्शियम की मिकदार मौजूद अच्छा, होती ठीक है। अब उससे भी ज़्यादा एक एडवांस फॉर्म में अगर चले जाएं तो जो चीज़ है हमारा पनीर है, उसमें उससे ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। ओके, तो हमारे जो इनटेक ऑफ फूड है, अगर आपके ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें शामिल रहें, दूध शामिल रहे, आपका दही शामिल रहे और आपका पनीर शामिल रहे, और स्पेशली जो ग्रोइंग एज होती है जिसमें बच्चे जवान हो रहे होते हैं, मिक्स डेंटिशन का पीरियड होता है, दूध के दांत उनके गिरते हैं, नए दांत आते हैं, तो उस एज में भी इस तरह की जो फूड है इसका इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन हमारे दांतों को कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से या हमारी ऐसी कौन सी आदत है जो हमारे दांतों को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, ख़राब कर रही होती है? आजकल जंक फूड का एक बहुत बड़ा रोल है अच्छा। हमारे पास। सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाने में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा मीठा आता है ना, वो कहते हैं जी दांतों की हाइजीन के हवाले से या कीड़ा लगने के हवाले से सबसे पहले मीठा आपका दुश्मन मीठे है। में भी फिर हम कैटेगराइज कर जाते हैं उसमें कि अच्छा। मीठा एक स्टिकी फूड में आता है और एक मीठा वैसे है जो आप इंटेक कर Liquidly रहे आता है, हैं, हाँ। लिक्विड आता है, तो उसमें हम जब इसको मतलब डिफरेंशिएट कर जाते हैं। लेकिन स्पेशली जो रोल प्ले किया जा रहा है वो हमारे जंक फूड्स का है। हम लोग ऑर्गेनिक फूड से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हम लोग जो हमारे अपने देसी खाने थे, लाइक जैसे हम देखते हैं कि हमारे बचपन में हम लोगों के पास कैंडीज नहीं थी, हम लोगों के पास जंक फूड नहीं था, हम लोगों के पास क्या थी एंटरटेनमेंट के लिए, हम लोग एक गन्ना लेते थे, उसको दांतों से छीलते थे। अब आप ये देखें कि जो गन्ने के अंदर फाइबर्स होते हैं, जब आप एक गंडेरी चबाते हैं तो उसके फाइबर्स आपकी ओरल कैविटी को, आपके दांतों को बैक्टीरिया से, प्लैक से खुद ब खुद अच्छा। साफ कर रहे होते हैं। ओके। ठीक है, मतलब अगर आप आज के दौर में देखें तो कोई बच्चा जो है उसको बच्चा नहीं, वो गंडेरी भी नहीं चबा नहीं चबा सकता, सकते। वो चू नहीं कर सकता कि उनके दांत जो है वो दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मतलब नेचुरल ब्रशिंग थी जो हम लोग अगर इनटेक ऑफ फूड के दौरान हमारी अपने दांतों की सफाई भी साथ साथ इसके हो रही होती थी। तो ये जंक फूड के बाद हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम लोगों ने ओरल हाइजीन पर तवज्जो नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब मेरे सामने बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ आती हैं। देखिए एक अनएजुकेटेड पर्सन है, वो नहीं जानता कि ओरल हाइजीन क्या होती है। लेकिन इवन देन मैंने देखा है कि हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं वो भी ओरल हाइजीन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं या वो केयर नहीं करते हैं। मतलब बड़े खूबसूरत उनका बॉडी टाइप होगा, बॉडी पर्सनालिटी होगी, शूटिंग बूटिंग बहुत आउट क्लास होगी, लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं तो उनकी स्माइल, उनके दांत देख के उनकी सारी पर्सनालिटी जो है वो तबाह हो जाती है। हाँ। तो ये आप कभी गौर करें कि बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी में उनकी स्माइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और खूबसूरत दांत जो हैं ये आपकी शख्सियत का हिस्सा हैं और आपकी शख्सियत को बढ़ाते भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। और आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो स्माइल करते हैं, ब्लैक दांत अगर आपको नजर आते हैं तो वो पूरी पर्सनालिटी तबाह हो जाती है। तो दांतों की हिफाजत के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो अवॉइड जंक फूड्स, लेकिन अगर आप जंक फूड ले रहे हैं तो उसके बाद फिर आपको अपनी ओरल कैविटी को साफ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसकी क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लीनिंग जो है वो उसकी ज़रूरत है। क्या करें हम? ब्रशिंग करते हैं डेफिनेटली। मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। आप देखें कि हमें हुक्म है कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर वो नमाज जो मिसवाक के साथ पढ़ी जाती है,
वो नमाज अफसल है। अब यहाँ पर इस हदीस के पीछे जो मफहूम है वो ये है कि आप वज़ू करते हैं, मिसवाक लेते हैं, अपने मिसवाक के साथ अपने दांतों का खलाल करते हैं और उससे सफाई करते हैं, उसके बाद आप कुल्ली 3 दफ़ा करते हैं। अब देखें कि अगर 5 दफ़ा आप वज़ू कर रहे हैं तो 3 दफ़ा कुल्ली का फ़र्ज़ है, तो 15 दफ़ा आपने तो कुल्लियाँ कर ली। दांत से साफ की सफाई के एक से बड़ा और क्या बड़ा जरिया होगा। सेकेंड, जो उसमें कहा गया कि जो मिसवाक के साथ की जाए। अब ये नहीं है कि मिसवाक आपने पॉकेट में रखी हुई है या आपकी मतलब साइड वाली जेब में है, बल्कि मिसवाक का मकसद ये है कि उसको निकालें, उसके साथ अपने दांतों को साफ करें, साफ करने के बाद आप रिंस करें, कुल्ली करें और फिर आप नमाज की अदायगी करें। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहली बात ये कि जब आप मिसवाक के साथ जाते हैं एक प्लेजेंट फीलिंग आती है, आपके मुंह के अंदर एक खुशबू भर जाती है। जी जी। सेकंड ये है कि अगर वो मिसवाक अगर किसी ऐसे मटेरियल की है, ऐसे दरख्त की है जो मेडिसिनल है, लाइक जैसे नीम का पौधा है या कुछ और तरह है, तो उसमें मेडिसिनल अज्जा भी वहाँ पर जाते हैं, उससे भी वो ट्रीटमेंट होता है। से थर्डली ये है कि आपने जो कुछ खाया पिया होता है वो मुंह से निकल जाता है। आपने अगर लहसुन खाया, आपने वो आपने प्याज खाया है कच्चा, तो उसकी स्मेल एक होती है। तो मना फरमाया गया कि नमाज के लिए जब आपने जाना है तो अपने मुंह को साफ करके जाना है, ये स्मेल नहीं आनी चाहिए। अब ये जो फ़लसफ़ा है इसको ज़रा गौर करें कि ये ऑरल हाइजीन को मेंटेन करने में कितना किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हमारे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब है कि मिसवाक इज़ वेरी गुड फॉर ओरल हाइजीन। ओब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी जो रूह है, इसके पीछे जो बेसिकली जो एक हम कहते हैं ना कंसेप्ट है, वो ये है कि आप अपनी ऑरल हाइजीन को मेंटेन करें। अब उस ऑरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए लाइक अगर आप मिसवाक नहीं रख सकते या नहीं पसंद करते, मैं नहीं रख सकता, मतलब मुझे थोड़ा दिक्कत है ये है, तो आप एक छोटा सा ब्रश ले लें, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उसको पॉकेट में रख लें। जब भी आपने करना है, आजकल तो बिल्कुल आपके पर्स साइज की टूथपेस्ट भी आ जाती हैं, आप हल्की सी पेस्ट लगाएं। तो बेसिकली मिसवाक के पीछे जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि मेंटेन योर ओरल हाइजीन। तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपको जब आप साफ करेंगे 5 दफ़ा दिन में, कितनी दफ़ा हुई है? 5 दफ़ा दिन में सफाई हुई है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। और इसके साथ जब आप नमाज अदा करते हैं आपकी मुंह की सफाई हो जाती है, जो सारा कुछ इन बिटवीन आपने इनटेक किया होता है वो सारा निकल जाता है और वो वहाँ पर फिर केमिकल रिएक्ट नहीं होता, प्लैक नहीं बनता, कैविटीज़ नहीं डेवलप होती और फिर क्या है कि आपकी ऑरल हाइजीन जो है वो मेंटेन रहती है। अच्छा, कैविटीज़ के हवाले से मुझे बताइए कि कुछ कैविटीज़ होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती है, लेकिन क्या ऐसी कैविटीज़ भी होती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन वो आपके दांतों को अंदर ही अंदर से खा जाती है? एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें 2 तरह से बातें हैं। पहली कि जिस तरह जो सवाल आपने किया, जो नज़र आने वाली कैविटीज़ हैं, एक तो ये है कि आप डेली बेसिस पर अपनी कैविटीज़ का मुआयना अपने ओरल हाइजीन के लिए अपने मुंह का मुआयना करते रहें। शीशे में मुंह खोलें, अपने दांतों को देखें कि कहीं कोई ब्लैक स्टेन आपको नज़र तो नहीं आ रहा, कहीं कोई टाइनी सा स्पॉट, ब्लैक स्पॉट तो नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आती है तो फ़ौरन अपने डेंटिस्ट को रुजू कीजिए ताकि वो आपको पूरी तरह से डायग्नोस करने के बाद बता सके कि कहीं आपके यहाँ जो कैविटीज़ हैं वो डेवलप तो नहीं हो रही हैं। क्योंकि ये बाजुकात ऐसा होता है कि बिल्कुल एक पिन पॉइंट की तरह एक होल डेवलप होता है और वो ग्रो करता है अंदर ही अंदर नीचे की तरफ जाता है। ऊपर से बाहर लग रहा होता है कि दांत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से वो पूरा डिके हो चुका होता है, उसकी कैविटी डेवलप हो चुकी होती है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला साइन आता है जो कैविटी हमें बताती है कि ये कैविटी यहाँ पर डेवलप हो सकती है, वो साइन है हमारे सेंसिटिविटी का। अच्छा। हम जो भी ठंडा या गर्म जो हम इनटेक करते हैं वो लगता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया में लगता है और आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो आप क्या करें कि आप उसके लिए डेंटिस्ट को रुजू करें। वो जाएगा, 2 तरह से वो डायग्नोस कर सकता है। एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस हो सकता है, दूसरा ये है कि वो उसका एक एक्सरे लेगा, एक्सरे लेने के बाद वो जो डेवलप कैविटी है वो किस एरिया में है, वो आपके इंटरडेंटल स्पेस के अंदर है, आपके सर्वाइकल मार्जिन के साथ है, आपके एक्लूजल सरफेस के ऊपर है, दांतों के ऊपर है, साइड पर है, या दांतों के दरमियान वाली जगह के दरमियान में है। और अगर आपको ये भी हो रहा है कि आप जब गोश्त खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो दांतों के दरमियान फंस जाता है। हाँ। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपकी कैविटी जो है वो डेवलप हो सकती है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हर 6 महीने अगर आपको कोई दांतों की तकलीफ है या नहीं है, तो आप
हर 6 माह के बाद एक दफ़ा अपनी डेंटल डेंटिस्ट के हेल्थ पास के लिए जरूर जाए। डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए। लेकिन कैविटी का हल क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर कैविटी लग जाती है, अगर पूरे मुंह में नहीं भी लग रही है, कहीं कहीं लग रही है, तो उसका फिर हल क्या है? हाँ, डेफिनेटली इसके लिए देखें जी, फिर तो रिस्टोरेशन है। वो रिस्टोरेशन के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो कैविटी को रिमूव करेगा। जब कैविटी रिमूव करने के बाद वहाँ पर जो फिलिंग मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिलिंग मटेरियल, उनके साथ उसकी फिलिंग करेगा। फिलिंग करने के बाद फिर आपको एडवाइस करेगा कि आप फ्लोराइड टाइप की पेस्ट जो है वो यूज़ करें। ज़्यादा ब्रशिंग करें, अपने दांतों को ज़्यादा साफ रखें। फूड ऐसा इंटेक करें जिसमें फ्लोराइड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, तो वो उससे भी आपको जो है वो डेंटल हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ें, उनके भी कैविटी ज़्यादा लगने के चांसेस हैं या उनके स्टेन बनना शुरू हो जाते हैं? स्टेन यहाँ पर कैविटीज के चांसेस ज़रा नहीं होते हैं, लेकिन स्टेन बात असल में आ जाती है यहीं पे कि फूड इनटेक करने के बाद आप उसको सफाई का कितना ख्याल रखते हैं। एक आप सुबह ब्रश करते हैं, हमारे यहाँ जो वैसे रूटीन में प्रैक्टिस है वो ये है कि हम सुबह उठते हैं तो हमें चूँकि फाउल ब्रेथिंग थोड़ा अपना फील हो रहा होता है, तो हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद नाश्ता नाश्ता लेते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर हमारी रूटीन शुरू हो जाती है। हम उसके बाद नहीं, कोई कुल्ली नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं, मतलब चलें वो कुल्ली भी हो गई, लेकिन उसमें यह है कि हमारा इनटेक ऑफ फूड द होल डे कितना है। 6 से 7 दफ़ा हम लोग कुछ ना कुछ, 3 तो हम मेजर मील्स लेते हैं ना, नाश्ता लेते हैं, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, इसके अलावा हम स्नैक्स लेते हैं, हम चाय पीते हैं, इसके अलावा हम शाम की चाय के साथ कुछ और स्नैक्स ले लेते हैं, कुछ थोड़ा सा जंक फूड आ जाता है। तो हमारा जो आप ये देखें कि हमारी रूटीन क्या है खाने की, सही, उसमें हम दिन में कितनी दफ़ा खाते हैं, हमारी सफाई कितनी दफ़ा है। हम बहुत तीर मारेंगे ना तो हम 2 दफ़ा दांत साफ, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात को। लेकिन ये प्रैक्टिस भी बहुत कम लोगों में है, रात वाली प्रैक्टिस। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि रात सोने से पहले आप अपने मुंह को साफ़ करके, ब्रश करके फिर आप सोएं, ताकि रात में आपका चूँकि ओरल कैविटी काम नहीं कर रही, तो वहाँ पर जो फूड डिपॉजिट्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स आपके दांतों के साथ चिपके रह जाते हैं, तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया जो ऑलरेडी मौजूद होता है वो उसके साथ केमिकल रिएक्ट करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। वो एसिड जो है आपके इनेमल को डिके करते हैं और उसकी वजह से फिर वो कैविटीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हमारी प्रैक्टिस में जो ये चीज़ शामिल है कि हम सुबह के वक्त ब्रश करते हैं, हम रात में ब्रश नहीं करते हैं। अगर हम इस रूटीन को चले नहीं करना, आपने 24 घंटे बाद ही करना है, तो इसको थोड़ा उलट कर दें। रात सोने से पहले ब्रश लाजमी करें और सुबह उठ के बेशक ना करें, कुल्ली करें और नाश्ता कर लें। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, हमारा ब्रश की टेक्निक भी तो गलत है ना, हम ब्रशिंग भी नहीं सही करते। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। आप ये देखें कि हमारे जो गम्स का जो उसकी कंटूरिंग है वो थोड़ी सेमी सर्कल है। उसमें हम लोग ब्रश करते हैं इस तरह करते हैं, या हम ब्रश करते हैं ऐसे। जब हम इस तरह से ब्रश करते हैं तो हमारे जो इंटरडेंटल स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस के दरमियान जब ब्रश करते हुए फूड पार्टिकल्स उनके अंदर चिपक जाते हैं। जब हम ऐसे ब्रश करते हैं तो हमारे गम्स रिसीड होना शुरू हो जाते हैं, वो ऊपर के गम ऊपर और नीचे के नीचे चले जाते हैं। इसको आप फिर सर्कल में लेके जाएं। जब आप सर्कल में लेके जाते हैं तो जो हमारी, देखें आप गम्स के साथ जो हमारी लाइंस हैं वो सेमी सर्कल है। तो जब आप सर्कल में लेके जाएंगे तो उसको आप देखें कि वो जो ब्रश के ब्रिस्टल्स हैं वो उसको इंटरडेंटली उसको क्लीन करेंगे। अक्लूजल सरफेस पे आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करना है, और जो आपकी अंदर की सरफेस है जो लिंगुअल साइड पर है या पैलेटल साइड पर है, तो उसको आपने स्केल आउट करना है बिल्कुल ऐसे। यहाँ से ऐसे करना है और ऊपर से ऐसे ब्रश करना है। तो ये सारी जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसको एक काउंटिंग कर लें आप कि मतलब कितना टाइम लेना है, आपने 1 मिनट लेना है, 2 मिनट लेना है। तो अगर आप कभी 2 मिनट ब्रश करें रूटीन में तो आपको लगेगा कि आपने बड़ा लंबा ब्रश किया है। ठीक है, आपको तो 30 सेकंड में और 45 सेकंड्स के अंदर हम लोग तंग पड़ जाते हैं अपना। लेकिन आइडियल कितना टाइम हमें कर, मैं वही बताने लगा हूं कि देखें आपने सामने ब्रश रखा है, आप इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एक एरिया 10, फिर एक एरिया 10, ठीक है, फिर अंदर से 10, फिर इधर से 10 10 10 10 10 करके आप जब काउंट करेंगे, एक तो ये कि आपके मेंटल डाइवर्शंस हो जाती हैं। सेकंड, आपको पता होता है कि मैंने हर एरिया क्लीन करना है। थर्ड, आपको पता होता है कि मैंने इसको इतना टाइम देना है काउंटिंग के साथ। तो फिर ये होता है कि प्रॉपरली आप एक ऑरल हाइजीन जो है उसको मेंटेन कर लेते हैं। मतलब आप इस तरह कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना कि 10 जो है ना वो स्टेप्स आपने इस तरह करने हैं, तो आपका अच्छी तरीके से ब्रशिंग हो जाएगी। और रात के वक्त ज़्यादा सूटेबल है कि आपने रात के वक्त करनी है, सुबह
सुबह के वक्त ना भी करें, खाली कुल्ली कर लें तो उसका कोई फायदे। अच्छा, दूसरा हम लोग घरों में भी बड़े टोटके करते हैं ना, डेंटिस्ट के पास तो बाद में जाते हैं, पहले घरों में किसी ने कहा होता अच्छा अगर दांत में दर्द हो रही है तो ये चीज़ खा लो। लौंग के साथ भी बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी जी कैविटी नहीं लगती है या जो आपके दांत है वो बड़े अच्छे हो जाते हैं, तो वाकई ये हमें रेमेडीज करनी चाहिए जी बिल्कुल। ऐसे देखें, होम रेमेडीज के हवाले से अफादियत तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन भी अपना रोल प्ले करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। और सारी जितनी भी चीज़ें, जितने भी केमिकल्स हैं वो इन्हीं चीज़ों से ही ओरिजिनेट किए जाते हैं। हाँ, जैसे आपने लौंग का जिक्र किया, तो लौंग में हमारे यूजिनॉल नाम का एक एल्कलॉइड मौजूद होता है। अच्छा। और ये डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके। हमारे कुछ ऐसी मेडिसिन जो हैं वो इसी से प्रिपेयर की जाती हैं, टूथपेस्ट हमारे से प्रिपेयर किए जाते हैं, माउथ वॉश के अंदर भी इसको यूजुअली इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ। और क्लोव जो है, यानी ये जो लौंग है, डेफिनेटली मतलब ये एक इतनी बड़ी होम रेमेडी आपके पास मौजूद है कि आप इसके इस्तेमाल से थोड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड, जब एक डेंटल इशू आपको स्टार्ट हो गया है तो कोई मेडिसिन उसको मुस्तकिल रिकवर नहीं करती है। उसके लिए आपको डेंटिस्ट को विजिट करना ही पड़ता है, और डेंटिस्ट आपके लिए उसका एक मुस्तकिल हल जो है वो सोचता है और आपके लिए वो करता है, ताकि आप उससे, उस तकलीफ से जो है वो मुस्तकिल निजात हासिल कर सकें। होम रेमेडीज़ जो हैं ये आपको फॉर द टाइम बिंग वक्ती अफाका तो दे सकती हैं, लेकिन एक मुस्तकिल आराम के लिए आपको डेंटिस्ट को ही विजिट करना वो टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उसकी अच्छी अगर वो उससे छुटकारा हासिल करना है उस पेन से, तो फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। जो दूसरा मुझे बताएं कि हमें कितने अरसे के बाद एक तो अपनी टूथपेस्ट चेंज करनी चाहिए, करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अपना टूथब्रश कितनी देर बाद हमें चेंज करना चाहिए? अच्छा, टूथब्रश के हवाले से तो ये है कि देखिए, आमतौर पर होता है कि जैसे ही उसके रेशे आपको लगें कि ये ख़राब होना शुरू हो गए, ब्रश चेंज करते हैं। डॉक्टर साहब, लोग साल एक ही ब्रश यूज कर रहे होते हैं, उसके उनके बाद ब्रिसल्स खत्म, हमारे हाथ खराब भी हो जाते हैं, वो भी कर रहे होते हैं। जी एग्जैक्टली। उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि कहते हैं हम अज़ारबंद डालने के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ मतलब नहीं हमारे मिला यहाँ तो ब्रश ले चीज़ें आओ। फेंकने का रिवाज नहीं रही होता, है, जी। हम लोग उसको मतलब रिसाइकल भी करते हैं और रिसाइकल करके किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, जब वो भी ख़त्म हो जाता है, मतलब नहीं होता, तो उसके ब्रिसल इतने ख़राब हो जाते हैं तो हम जूते साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग घर के जो बेसन वेसन होते हैं उनके भी साफ से साफ़ कर लेते हैं। तो इसलिए चीज़ें फेंकने का रिवाज चूँकि हमारे पास नहीं है, तो लेकिन ऑरल कैविटी को जो मेनटेन करने के लिए आपको नॉर्मली, जैसे ही आपको कुछ लोग होते हैं जो ज़रा दबा के ब्रश करते हैं, उनके ब्रशेस जो हैं वो 3 हफ्तों में, 2 महीने में वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको, और जो बंदा जितने मतलब एहतियात से साथ ब्रश कर रहा है, अगर वो 6 महीने भी कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसको गर्म पानी के साथ वॉश करें। अच्छा। ठीक है, आप किसी वक्त उसको नीम गर्म पानी लें, उसको नमक डाल लें, उसमें अंदर डिप कर दें, ताकि उसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरियाज हैं वो सारे ख़त्म हो सकें और वो साफ़ हो सके। लेकिन यूजुअली प्रैक्टिस ये है कि आप 3 से 6 माह के अंदर अंदर अपना ब्रश जो है वो चेंज कर लें। सेकेंड, पेस्ट के हवाले से है कि आप जब तक आपको कोई डेंटिस्ट कोई मेडिकेटेड पेस्ट रिकमेंड ना करे तब तक आप उसे यूज़ ना करें। हम तो नॉर्मली गलत करते हैं हम लोग, क्योंकि मेडिसिन ओब्वियसली अपनी जगह पर अपने इफेक्ट्स रखती हैं, और फिर क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार हम पेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है। और ये होता है, ये ओवरडोजिंग ऑफ द मेडिसिन की वजह से होता है। अच्छा, उसकी वजह, हमारी टूथपेस्ट की वजह से भी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, हो सकता अगर है। हमने डॉक्टर से सजेस्ट नहीं करवाया नहीं किया हुआ। और फिर यह है कि अगर सजेस्ट भी किया है तो उसके मशवरे पर कितना अरसा इस्तेमाल करना है, अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली आपने इस्तेमाल करनी है। हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि हम ऐड देखते हैं, हम किसी के कहने पर जाते हैं और हम लोग उसको लेके इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तो ये प्रैक्टिस ना करें, सेकंड ये करें कि आप हर दफ़ा अपनी पेस्ट का चेंज कर लें ताकि उसकी, और अब पेस्ट के अंदर भी आपने देखा होगा मार्केट में जब आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आप ये देखिए कि उनके बैक एंड पर एक निशान लगा होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। जो ग्रीन वाला है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक, वो हर्बल होता है, और ऑर्गेनिक उसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। तो कोशिश करें जिनके ऊपर ग्रीन टैग हो, तो रूटीन में यूज़ करने के लिए जो है वो वाली पेस्ट आप इस्तेमाल करें। जो ब्लैक होती है वो प्योरली केमिकल होती हैं, और जो ब्लू होती हैं तो उसमें दोनों चीज़ें, केमिकल और नेचुरल। लेकिन ज़्यादातर तो फ्लोराइड वाली बोली जाती है कि वो आमतौर पर जो पेस्ट होते हैं उनमें फ्लोराइड ही होता है। ठीक है, तो मतलब जिसके पीछे ग्रीन कलर का वो टैग लगा हुआ है वो हमें लेनी चाहिए, हर्बल जिसे कहते हैं। दूसरा, माउथ वॉश का इस्तेमाल करना कितना लाजमी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें जी, हमारे इंटरडेंटल स्पेसेस को क्लियर करने के लिए जहाँ पर आपका फ्लॉस काम करता है, एक धागा मिलता है जो कि डेंटल मटेरियल्स की शॉप से आपको, और आजकल तो कॉस्मेटिक शॉप से भी मिल जाता है, तो वहाँ से आप लेके, तो उस डेंटल फ्लॉस से आपने
इंटरडेंटल जो दांतों के दरमियान जो जगह होती है जगह उसको भर उससे जाती है। डेफिनेटली साफ करें ताकि जो पार्टिकल्स हैं वहाँ से निकल जाएं। अच्छा, ठीक सेकंड रोल जो है वो हमारा माउथ वॉश जो है वो करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आपके तवज्जुह से नाजरीन को बताना चाहूँगा कि नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुल्लियाँ करना मोर पावरफुल है किसी अच्छा। भी माउथ माउथ वॉश वॉश से। से। आपके घर ओके। पे एक नेचुरल माउथ वॉश मौजूद है, आप सेलाइन वाटर लें बनाएं, आप एक आधा ग्लास पानी ले लें, एक चाय का चम्मच उसमें नमक डाल दें। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी ऑरल कैविटी उसको टॉलरेट कर सके, और टॉलरेट करने के बाद उसका जो गार्गल करने का तरीका है वो ये है कि आप अपने दांतों के दरमियान में से उस पानी को गुजारें। अच्छा, उसका तरीका कार क्या है, आप इस तरह करें ताकि वो दांतों की कैविटीज के दरमियान से गुजरे। सेकंड, आप कर सकते हैं अगर इजी रहे आपके लिए तो आप अपनी एक डिस्पोजेबल सिरिंज लें, उसके अंदर आप सलाइन वाटर भर लें, उसकी निडल को थोड़ा सा टर्न करें लेकिन हर्ट ना करे आपके गम्स को, क्योंकि वहाँ पे उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और वो प्योरली डिस्पोजेबल हो, मतलब आप पैक खोल के इस्तेमाल करके उसको डिस्पोज ऑफ करें। तो वहाँ से भी इंटरडेंटल स्पेसेस के अंदर आप उसको पुश करके तो वहाँ से भी उसको आप क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए वैसे हमारे पास मतलब मार्केट में वाटर बॉटल्स जो हैं वो मिलती हैं जो इंटरडेंटल स्पेसेस को क्लियर करती हैं, तो उसका आसान तरीका मैंने ये बताया। लेकिन इस प्रैक्टिस को उस वक्त करना है कि जब आप समझें कि आपके लिए ये मतलब इजी है करना, अगर ना इजी हो तो फिर गार्गल्स कर लें, वो भी बिल्कुल, इजी है gargle। हमारे लिए। ठीक है जी, डॉक्टर नदीमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेंटिस्ट हैं, और आज हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिथ्स हैं जो हमने ख़त्म की हैं अपने दांतों की सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और किस तरह आप अपने दांतों की सेहत को बरकरार रख सकते हैं उस पर बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं जनाब। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें हमने सिर्फ बीमार होने की सूरत में यूज़ करना होता है, और उसका तहिया भी हमने कर लिया होता है कि जब हम बीमार होंगे ना तभी हमने इनका इस्तेमाल करना है। और उसमें सबसे अव्वल चीज़ आती है दलिया, और ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो गंदम का हो या फिर जौ का दलिया हो, हमारी सेहत के लिए इंतहाई अहम और मुफीद है। और ये आम रूटीन की ज़िंदगी गुजारने वाले फ़र्द के लिए भी इतना ही मुफीद है जितना जिम जाने वाले लोगों के लिए मुफीद है। और ख़ास तौर पर जिन्हें हम ओट्स भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इन्हें ओट्स भी कहा जाता है, ये हमारी सेहत के लिए कुदरत का एक अता करदा तोहफ़ा है जिसका इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसे ग़िज़ाइयत से भरपूर अनाज भी कहा जाता है, और ग़िज़ाइयत से भरपूर जौ के दलिए को रोज़ाना की ग़िज़ा का हिस्सा बना लेने से बेशुमार फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, जिसमें दिल की सेहत आपकी अच्छी होती है, कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ के ख़तरात में भी कमी वाक़ई होती है। और अब इस हवाले से ये जानना ज़रूरी होता है कि जनाब कि हमें कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और साथ ही साथ अगर कुरान पाक में और ये भी कहा जाता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दलिया खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलिया खाना पसंद था तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, तो हमें उसका इंटेक करना चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह के दलिए हैं, कौन कौन सा दलिया बेहतर है, किस तरह उसे पकाना चाहिए, किस तरह उसे खाना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, और उनसे बात करते हैं कि सिर्फ ये जिम वाले लोगों को खाना चाहिए, आम रूटीन में भी इसका इंटेक हम लोग कर सकते हैं। तो हाफिज़ साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, दलिया, जौ का दलिया भी है, गंदम का दलिया भी है, मुझे तो सबसे पहले बताइए इसकी दो ही इकसाम है या और भी हैं जो हमें पता नहीं है? अच्छा, दलिया जो है ना, जौ का दलिया भी हेल्दी है और गंदम का दलिया भी हेल्दी है। हमारे दो दलिया खाए जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी। और सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जौ का दलिया जो है ना, इसमें शिफा है। जौ का दलिया खाने से दिल के अमराज से इंसान हमेशा बचा रहता है, दूर रहता है। आज हमारी साइंस जो है ना, वो भी इस रिसर्च के बाद पहुँची है कि जौ का दलिया वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, जौ का दलिया आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जौ का दलिया जिंक, आयरन, विटामिन ई ज़्यादा मिकदार में होता है उसमें।
सरकार नबी वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जौ का दलिया खाया है या जौ की रोटी पसंद फरमाई है? अच्छा, आज हम डॉक्टर हमें कहते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो वो कहते हैं दलिया खाना है। हाँ। मैं समझता हूँ जब आप सेहतमंदी में ये चीज़ें खाएंगे तो बीमारी में फिर ये चीज़ें नहीं खानी पड़ेंगी, क्योंकि आप बीमार नहीं होंगे। हाँ, एग्जैक्टली, ट्रू। और मेरा मानना ये है कि आप अगर जौ का दलिया रोज़ाना नाश्ते में खाते हैं तो वेट लॉस के लिए बहुत हेल्दी है। अच्छा। ख़ास तौर पर बॉडी बिल्डर्स के लिए, एथलीट के लिए। अगर आप उनको तो मैंने रूटीन में खाते हुए देखा ना, जो दलिया जिम जाते हैं, जो हम बॉडी बहुत शौक बिल्डर्स से होते हैं, खाते वो हैं। तो खाते ही ये सुबह नाश्ते में यही है, ये ज़्यादातर ये इसी का इंटेक करते हैं। हम लोग रूटीन में नहीं खाते, हमें लगता है कि ये जब हम बीमार होंगे या थोड़ा पेट खराब होगा हम तभी खाएंगे। अच्छा, दलिया अगर खाते रहेंगे तो फिर बीमार नहीं होंगे। वही ना, हमारे यहाँ पे उलट ही हर चीज़ हो रही होती है। अच्छा, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल आज इतना ज़्यादा है, ओके। लेकिन जौ का दलिया खाने से आप शुगर से बच सकते हैं, ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। अच्छा। देखिए, जौ का दलिया जो है वो इतना इफेक्टिव है कि आपके दिल के अमराज नहीं होने देता, आपकी जो नालियां हैं खून की उनको ओपन रखता है, खोल के रखता है। जब आपकी नालियां खुली होती है ना तो फिर आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ट्रू। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर जो वीकनेसेस हैं, डेफिशिएंसीज हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो कोई चीज़, कोई खुराक पूरी नहीं कर सकता सिवाय जौ के दलिए के। वाह। जौ का दलिया इतना इफेक्टिव है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, जौ का दलिया खाते हैं, तो 1 महीने में 4 to 5 kg आप वेट लॉस कर सकते हैं। रियली? और हेल्दी वेट लॉस की बात हो रही है। हेल्दी वेट लॉस आप आराम से 5 से 6 किलो कर सकते हैं 1 महीने में। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो स्किन के ऊपर झुर्रियाँ वक्त से पहले आ रही हैं, या स्किन जो है सूखी होती है, रूखी होती है, ड्राइनेस होती है, स्किन की खूबसूरती खत्म हो जाती है, ग्लो खत्म हो जाता है ना देखिए, उसमें से। आपके हसीन और जवान रहने के लिए, मतलब बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत रखने के लिए जौ का दलिया बहुत इफेक्टिव है। सही। मतलब इसमें इतनी इसके फ़वाइद हैं कि मैं अगर बताने लगूं तो शायद हम इतना एक्सप्लेन भी ना कर सकें, इतना टाइम हमारे पास शॉर्ट है। शॉर्ट होगा। तो मुझे ये बताइए कि इसमें कैलोरीज कितनी होती है, इसमें कार्ब्स कितने होते हैं, वो भी तो हमने देखने हैं। देखिए, जौ का दलिया जो है ना, ये गुड कार्ब है। ये आपकी बॉडी के अंदर आपको जो हंगर है वो फील नहीं होने देता आपको। अच्छा। क्योंकि फुलफिल रखता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिकदार में होता है तो आपको भूख का एहसास कम होता है, ओके। भूख कम लगती है। यानी आपके अंदर जो क्रेविंग होती है ना खाने की, ये उसको ख़त्म करता है। सबसे बड़ी बात ये है। यानी हम आज बहुत अच्छा फूड खा भी लेते हैं, बहुत अच्छा फूड खाने के बाद हमारे अंदर क्रेविंग रहती है, अच्छा हम थोड़ा सा ये खा लें, थोड़ा सा वो खा लें। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है ना तो सबसे पहले उस क्रेविंग को ख़त्म करता है। दूसरा, फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। यानी इसका जो आपका डाइजेशन है उसको अच्छा रखने में मदद ये मिलती है कि ये थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है। जब स्लो डाइजेस्ट होता है तो आप बार बार ओवर ईटिंग नहीं करते, खाते नहीं हैं बार बार। तो फिर जैसे ये डाइजेस्ट होता है तो उसमें ये देखिए, कॉन्स्टिपेशन के जो आजकल बड़े कॉमन अमराज हैं हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, या डिफरेंट फूड खाने की वजह से जो अनहेल्दी हैं, तो आप सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होती है। तो जौ का दलिया खाने से आपकी कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाती है। आपकी जो आंतड़ियाँ फाइबर है ना, वो आपकी आंतड़ियाँ जो है इनमें ड्राइनेस ख़त्म करता है। जब ड्राइनेस ख़त्म होती है तो फिर आंतड़ियाँ सॉफ्ट होती हैं। हाँ, तो आपको सुबह आपका जो आप वॉशरूम जाते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो उसमें भी हेल्प आउट करता है ये आपको। जोड़ों के अमराज, दर्द, अच्छा, उसके लिए भी अच्छा है ये? बहुत क्या अच्छा है, बात बहुत अच्छा है। आपके घुटने, आपकी नी का इशू आजकल, वजह ये है कि मतलब फाइबर, वेट लॉस के लिए तो अच्छा ही अच्छा है, इसके साथ साथ जो दर्दें होती है जोड़ों घुटनों में उसमें भी है। जी बिल्कुल। देखिए, दलिया जो है ये अंबिया की खुराक है, और जो अंबिया की खुराक है तो उसमें शफा है, तो होगी, उसमें बीमारी तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये किसी भी मर्ज में आपको पता है दलिया मना नहीं किया गया। आप जौ के दलिए में थोड़ा सा हनी डालें। अच्छा। इसको बनाने का तरीका ये है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इसको पानी में पका लें अच्छे से। अच्छा। और हमारे घरों में तो दूध में पकता है। दूध में तो है, बहुत हेल्दी है ना। हाँ। दूध में बहुत हेल्दी है। ठीक है। देखिए, जो लोग जिनके पिचके गाल होते हैं, चेहरे बेरौनक होते हैं, खूबसूरती खत्म हो जाती है, इवन छोटे बच्चे जो हैं, बच्चों को भी दे रहे होते हैं, बच्चों को भी अब उनको दूध में दलिया पका के उनको खिलाएं, वो बहुत हेल्दी है उनकी हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए, बच्चों की ब्रेन के लिए, आपकी असाबी जो तनाव है आजकल, हम सब ही असाबी तनाव का शिकार हैं।
तो एसाबी खिंचाव जो है हमारे अंदर पैदा हुआ है, जिससे हमारी प्रॉपर मशीनरी वर्क नहीं करती। वही ना, हम इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या काम का वो लोड इतना अपने ऊपर होता है कि माइंड सही तरह से वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। मैं कहता हूँ अगर आप एंटी डिप्रेशन पिल्स खा रहे हैं ना, तो वो बंद करके जौ का दलिया खाना शुरू कर दें। आप इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसका विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स नजर आएंगे। अच्छा, वेट लॉस के लिए किस तरह इसका हम लोग तरीकाकार कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं? देखिए, वेट लॉस के लिए ये जौ का दलिया जो है ना, ये 80 ग्राम यानी 8 टेबल स्पून जो है ना, अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली 80 ग्राम 80 ग्राम्स हो जाएंगे। ओके। एक अच्छे एथलीट के लिए, एक अच्छे बॉडी बिल्डर की मैं बात करूं तो 80 ग्राम उनकी डाइट में होना चाहिए मॉर्निंग में। एम्प्टी स्टमक जब आप उठते हैं तो जौ का दलिया लें आप। अच्छा, उसमें ये है कि आप अगर आप एथलीट नहीं हैं तो फिर कितना क्वांटिटी होनी चाहिए? तो 50 ग्राम बहुत है। फिर 5 चम्मच, 5 चम्मच ठीक है। जौ का दलिये को जस्ट आप पानी में अच्छी तरह पका लें। अच्छा। पकाने के बाद उसमें नट्स डालें, उसमें हनी डाल लें, उसमें डेट्स डाल लें, उसमें बनाना डाल लें, उसमें एग डाल लें। एग डाल लें? एग डाल लें उसमें। एग को मतलब कच्चा वाला या पका के? कच्चे वाला अंडा मैं बड़े शौक से उसमें दलिये में डाल के। दलिये के अंदर एग? अच्छा, ये दलिये के अंदर एग आप तोड़ के उसके डाल के देखें, उसको अच्छी तरह पकाएं। 2 मिनट में वो पक जाएगा। अच्छा, ऐसा फ्लेवर आएगा, आपका दिल खुश होगा। ये आज नई रेसिपी हमें हाफिजा बता के जा रही है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये आप बहुत हेल्दी है बॉडी बिल्डर्स के लिए, आम लोगों के लिए, मतलब वेट लॉस के लिए भी यही रेसिपी है। वेट लॉस के लिए भी यही हेल्दी है। और अगर आपको वेट बढ़ाना है, किसी का वेट बहुत कम है और वेट बढ़ाना चाहता है, फिर आप इसको दूध में पका लें और यही सारे लवाजमात डाल दें। यही सारे लवाजमात डाल लें, दूध में पका लें, आपका वेट भी बढ़ेगा और आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा। अच्छा, लेकिन आप सब फिर हम ज्यादातर ये करते हैं ना कि अंदर चीनी डाल देते हैं, व्हाइट शुगर डाल देते हैं, उसका क्या करें फिर? देखिए, चीनी के तो मैं शुरू से ही खिलाफ हूँ और आज भी मैं हूँ। तो उसके से बेहतर है कि उसका अल्टरनेट ये है कि या तो आप थोड़ी शक्कर डाल लें, अच्छा, या आप उसमें हनी डाल लें, ओके, या अगर बहुत भी क्रेविंग चीनी की ही है तो फिर ब्राउन शुगर ऐड कर लें। कंपैरेटिवली बेहतर होती है। अच्छा, लेकिन 100% बेहतर वो भी नहीं है। लेकिन अगर बगैर उसके खाए तो टेस्ट आता है? आप यकीन माने, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालें, थोड़ा सा, 1 चुटकी नमक की डाल के खा के देखें, बहुत टेस्टी। अच्छा, मैं तो खाता ही नमक में हूँ, यानी मुझे शुगर चूंकि मैं इतना पसंद नहीं करता, तो फिर वो आप सॉल्ट थोड़ा सा डाल के उसमें उसको हल्का सा करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, तो हाफिज़ साहब, इसमें फैट का भी कोई चीज़ मौजूद है या फैट लेस है ये जौ का दलिया? देखिए, इसमें गुड फैट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसके अंदर आपकी बॉडी में जो HDL है उसकी मिकदार को बढ़ाता है, LDL को कम करता है, यानी आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, उसको मेंटेन भी कर रहा है। यस, और उसका आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे लेकर आता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर आजकल कॉमन 2-3 चीज़ें हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है। देखिए, यूरिक एसिड भी इवन उसके पेशेंट भी डॉक्टर कहते हैं कि आप दलिया खाएं, वो भी दलिया खा सकते हैं। और जौ का दलिया ही? जौ का दलिया। लेकिन गंदम के दलिए का भी फायदा है या नहीं है? अच्छा, मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे दो किस्म के दलिए खाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले खाया जाता है गंदम का दलिया, फिर खाया जाता है जौ का दलिया। और फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है? सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ के दलिए को पसंद फरमाया। अमेरिकन एक रिसर्च सेंटर है, उन्होंने तहकीक की दोनों दलिए में। अच्छा, तो रिजल्ट ये आया कि जौ का दलिया जो है ये ज्यादा हेल्दी है जौ के गंदम के दलिए से। देखिए, गंदम जो है ना वो थोड़ा आपका वेट बढ़ाती है। ओके, जौ का दलिया जो है ना वेट कम करने में भी मददगार साबित होता है, वेट बढ़ाने में भी। सही है, डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर और आपके खाने के तरीके के ऊपर, आप किस तरह इसको लेते हैं। अच्छा, क्या डेली खा सकते हैं और क्या टाइम होना चाहिए इसका? आप डेली खा सकते हैं, नाश्ते में खाएं तो दिन का आगाज बहुत अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ जिस बंदे का दिन का आगाज अच्छा है उसका दिन ही अच्छा रहता है। तो अगर अदरवाइज आप इसको किसी भी टाइम खा सकते हैं, किसी भी टाइम, रात को भी खा सकते हैं। रात को भी खा सकते हैं, ये इसकी डाइजेशन जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये है कि ये खाने के बाद फौरी सोना जो है ये ठीक नहीं है। सही, आप इसको खाने से रात का जो अगर आपने डिनर में भी खाना है तो 2 घंटे पहले खा लें आप। अच्छा, ठीक है, डिनर से भी 2 घंटे पहले। लेकिन फिर इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? ना हो ना कि वो लोग के अच्छा हमने दलिया खाना है तो फिर हम 4-4 प्लेटें दलियों की खा जाएं। फिर देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप जमजम भी ज़्यादा पियेंगे तो वो भी नुकसान करेगा।
तो ये कोई अब हयात तो नहीं है, तो इसकी क्वांटिटी ही मैटर करती है। अच्छा, अगर आप एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, किसी भी तो फिर आपने 8 चम्मच 8 चम्मच आपकी बॉडी की नीड है, Required काफ़ी है। यानी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं 8 टेबल स्पून जो है डेली मॉर्निंग में खाता वो हूँ। लेते हैं आप, मैं ठीक पानी है। में बनाता हूँ, उसमें थोड़ा सॉल्ट डालता हूँ, डेट्स डालता हूँ, खुद बनाते हैं, भाभी बनाती अंडे मैं खुद बनाता हूँ। मैं क्या शायद भाभी बनाती हूँ। हाँ नहीं, वो भी वैसे बना देती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मेरे खुद बनाने का मतलब ये नहीं कि वो नहीं बनाती, मैं खुद शौक से ज़रा बना लेता हूँ। सुबह एक्चुअली मैं सुबह फजर के टाइम उठता हूँ तो सब सो रहे होते हैं उस टाइम, तो मैं जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट बना के मैं जिम जाना होता है मुझे। तो उसके बाद ये है कि अगर आप एथलीट नहीं हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर उसके लिए 40 to 50 ग्राम, 40 to 50 ग्राम मतलब 4 से 5 टेबल स्पून बनेंगे। हाँ। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाए तो फिर आप इसको बढ़ा भी सकते बढ़ा हैं। सकते हैं, ठीक है। सारा दिन आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, सारा दिन और आप ये healthy हर एज रहेंगे। के लिए बहुत अच्छा हर एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है, इवन बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं। शुगर के पेशेंट खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट खा सकते हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट खा सकते हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट, मतलब कोई ऐसा पेशेंट नहीं जिसको मना किया गया हो, यस, सारे खा सकते हैं। वो हेल्दी लोग भी खा सकते हैं और किसी को अगर क्रोनिक डिजीज है वो भी दलिया खा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जौ का दलिया कितना फ़ायदेमंद है, उसकी वो कितना ग़िज़ाइयत से भरपूर है कि आपकी सेहत का वो कितना ख्याल रखेगा अगर आप उसका इंटेक करते हैं, और वो भी डेली अगर उसका इंटेक करते हैं। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, असाबी तनाव है, वो तमाम तरह जो आपके प्रॉब्लम है ना, वो हल होना शुरू हो जाएंगे और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हो जाएंगे। तो हमारे साथ हाफिज़ खालिद मलिक साहब मौजूद थे। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, और दलिये के हवाले से हम बात कर रहे थे, गंदम के और जौ के दलिये के ऊपर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ माशरे के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब एक महज़ब माशरे की तश्कील क्या मुमकिन है या नहीं है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर या जिस हवाले से हम इक़दामात उठाकर एक बेहतर माशरा तश्कील दे सकते हैं, कौन कौन इसका ज़िम्मेदार होता है, इसकी तश्कील के हवाले से भी और इसको तबाह करने के हवाले से भी। थोड़ी सी एग्जांपल्स जो हमारे सामने आती है कि हम सड़क पे ही निकलते हैं तो ट्रैफिक की रवानी के हवाले से अगर देखा जाए, सिग्नल बंद भी होता है तो हमारा होता है कि जनाब हम अगर जल्दी में है तो सिग्नल तोड़ कर निकल जाए, रुकना नहीं है हमने। एक दूसरे के साथ रेस लगी हुई होती है हमारी, अगर किसी ने कट कर दी है हमारी गाड़ी को तो हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है कि हमने भी अब उसको कट करना ही करना है। हम सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक देखते हैं, थोड़ा सा भी सब्र हमारे अंदर मौजूद नहीं होता है, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में हम लोग शामिल रहते हैं। गुस्सा आ जाना हमारे यहाँ तो मामूल समझा जाता है ना, छोटी सी बात पर अगर आपकी गाड़ी को बिल्कुल हल्का सा टच भी हो गया है तो आपने निकल कर गालिम गलोच करना है, झगड़ा करना है, मारपीट करनी है। ये हमारे माशरे का एक ओवरव्यू है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जनाब। अगर सड़कों पर आप देखें, अगर किसी खातून को देख लिया आपने, ये गाड़ी चला रही है, ये मोटरसाइकिल चला रही है, उसको आपने पोक करना है, उसके पीछे गाड़ी लगा लेनी है, हॉर्न पे हॉर्न देना है, या इस तरह की चीज़ें भी हमारे यहाँ पर पनपती हैं और होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हाँ काफ़ी कम रेशो है लेकिन होता है। तो हमारे तो रिश्ते ही इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि हम आपस में लड़ने मरने पर मजबूर हो जाते हैं। इवन दो कि अगर सियासत की बात हो रही हो ना, एक पार्टी कुछ और किसी को सपोर्ट कर रही हो, दूसरी किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रही हो, तो मरने मारने पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह का जो मुआशरा है हम तश्कील दे रहे हैं। तो क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं, अपनी नॉर्म्स को बेहतर कर सकते हैं, अपनी अखलाकियात को किस तरह रिवाइवल ऑफ कह ले कि अखलाकियात हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। माहिर तालीम डॉक्टर अक्सा शब्बीर हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है। डॉक्टर अक्सा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अक्सा, क्या एक महज़ब माशरे की तश्कील मुमकिन है? सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल महज़ब माशरे की तश्कील बिल्कुल मुमकिन है, मगर इसमें कैसे हाँ, ये असल ये मेरे ख्याल है हम सब एग्री करते हैं कि बिल्कुल एक महज़ब माशरे की तश्कील मुमकिन है, पॉसिबल है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे, व्हाई या हाउ। हाँ, उसमें ये है कि हमें जब तक हम एज इंडिविजुअल्स ये समझना बंद कर दें कि ये किसी और की जिम्मेदारी है
और ये यहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है या किसी लेट्स से किसी और इदारे हम तो समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है तनकीद करना, लोगों के ऊपर हम लोगों ने बरसना है, वो चाहे किसी भी सूरत में हो। हमारे तो यहाँ पे ये है कि हमारी जिम्मेदारी बस ये है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू कि ये हम जब, और यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जब तक हम ये इसको आउटसोर्स करना बंद कर दें, ये समझना बंद कर दें कि हमारी बेहतरी, हमारे इर्द गिर्द मुआशरे की बेहतरी हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि किसी थर्ड पार्टी की है, ख्वाह वो गवर्नमेंट हो, ख्वाह वो ऑर्गेनाइजेशन कोई हो, यूनिवर्सिटी हो, जिस दर्स का में आप पढ़ रहे हैं वो हो, तो तब तक यकीनन बेहतरी नहीं आ सकती। हम एक मुश्किल वक्त में से ज़रूर गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो आजकल हम एक्सपीरियंस करते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जिसकी वजह से, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका इकोनॉमी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है? इसका इकोनॉमी के साथ लाजमी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हम ट्रैफिक के मसाइल हमेशा से थे, लेकिन जो एक अदम बर्दाश्त हम सड़कों पर देखते हैं, जो हम जेन्युइनली मारने मराने पर उतर आते हैं, सब चीज़ें आखिर को लिंक्ड होती हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। जब एक मौश, अब एक आम एवरेज हाउस होल्ड जो पहले अपने बहुत सारे खर्चे पूरे कर पाता था, अब जब वो भी स्ट्रगल कर रहा है, बेसिक चीज़ों एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं से अंदर ज़रूर आती है। कौन से फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल है, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कौन कौन से हैं? जी, मैं यही आपसे कह रही थी कि जिस तरह महंगाई का हमने जिक्र किया, मिसाल के तौर पे महंगाई या इकॉनमी इस वक्त किस स्टेट में है, या कुछ हुकूमती फैसले, वो तो हम इंडिविजुअल्स के शायद एक बस में या कंट्रोल में नहीं है। हमारे इख्तियार में तो हमारे अपने एक्शंस हैं, हमारे इख्तियार में हमारा अपना फैमिली यूनिट, जिन लोगों से, जिन दोस्तों से, अहबाबों से हम इंटरेक्ट करते हैं, वो इंटरेक्शंस हमारे इख्तियार में। और अगर उसके अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे एक एम्पथी, एक कंपैशन प्रैक्टिस करना शुरू करें, और उससे ज़्यादा बढ़कर, जैसे कि मैं महसूस करती हूँ कि जो अदम बर्दाश्त मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह एक मेरिट की कमी, इंसाफ की कमी। और ये इंसाफ की कमी से मतलब मैं उन बड़े कौमी फैसलों की बात नहीं कर रही जो बड़े कोर्ट ऑफ लॉज में होते हैं। हम इवन हमारे डे टू डे कामों के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर, इवन एट टाइम्स अपने घर में रिश्तेदारों और बच्चों के अंदर, अगर हम एक फेयरनेस, एक जस्टिस, एक इंसाफ प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसी से ही वो एक कह लें कि कहीं ना कहीं एक इनबिल्ट गुस्सा बिल्ड होना शुरू होता है, जो मुख्तलिफ चीज़ों में एग्जिबिट होता है। फिर मैं हालांकि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, मगर इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगी कि एजुकेशन से ताल्लुक़ है एक महज़ब मुआशरे का। महज़ब मुआशरे का ताल्लुक़ तरबियत से है। और आज हम हमारे यंगस्टर्स में और बाकी भी देखते हैं कि एक अदरवाइज, लेकिन फिर ये तरबियत कहाँ से होती है? हमारे फैमिली, अब ये वालिदैन कहते हैं जनाब बच्चा जो है ना वो तालीम और तरबियत स्कूल से सीख के आएगा, वो तालीम भी उसकी वहीं से होगी और तरबियत भी वहीं से होगी। टीचर्स कहते हैं जी तरबियत घर वालों ने करानी है, हमने सिर्फ तालीम देनी है, तो ये टसल भी चल रही होती है। तो कहाँ से होगी तरबियत बच्चे की? इसमें फिर किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते या मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं दे सकते, ये मिलजुल कर ही है। अच्छा। मगर फिर भी फंडामेंटली जब इंसान आंखें खोलता है तो सबसे पहले तो अपने घर में अपने वालिदैन को, और तरबियत वहीं से ही स्टार्ट होती है। अब उसके अंदर आपके इमीडिएट वालिदैन, आपके बहन भाई और एक्सटेंडेड फैमिलीज, उनका भी एक बहुत रोल है उस अच्छी तरबियत में। लेकिन तरबियत देखिए, अगर सड़कों की बात कर ली जाए डॉक्टर अक्सा, सड़कों पे आपने भी देखा होगा कि जी रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, पीछे बच्चे बैठे होते हैं, 7 बच्चे बैठे होते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, आप रैपर बाय फेंक रहे होते हैं, बच्चे पास बैठे हुए, आप उनकी तरबियत ही कर रहे हैं ना, आप उन्हें बता रहे हैं कि भैया आपने भी बड़े हो गए या इसी एज में आपने भी यही करना जो हम कर रहे हैं। पेरेंट्स साथ बैठे हुए होते हैं, तो तरबियत फिर ये हमने देनी है अपने बच्चों को। बिल्कुल, आपने मसले की जड़ पकड़ ली कि हम जो एज पेरेंट्स, एज इंडिविजुअल्स जो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, यानी जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे देख रहे हैं, शऊरी तौर पर, लाशऊरी तौर पर वो वही लर्न करते हैं और वो वही एग्जिबिट करते हैं। आपकी ही बात को आगे लेकर चलूँ तो जैसे आपने कहा कि सड़कों पे हल्का सा आपकी गाड़ी को किसी ने टच कर दिया और आप उतर के लड़ने लगते हैं, तो अब आपके बच्चे भी उसी गाड़ी में मौजूद है, या अगर नहीं भी मौजूद और आप वालिद घर आके ही बड़े फख्र से बताते हैं कि आज ऐसे हुआ था और फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं, तो वो जो आपका बच्चा है वो उसी को ही, अपने वालिद को या वालदा को ही हीरो या हीरोइन समझते हुए यही ट्रेनिंग हासिल करता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैंने इस पे ऐसे ही एक्ट करना है। फिर उसके बाद मज़ीद अब जो एक डिफरेंस है वो ये है कि जब, जिसे हम कहते हैं कि टीचर्स का जो किरदार है उनकी तरबियत में, वो भी जब तक घर से आप बच्चे को ये वैल्यू सिस्टम नहीं देंगे कि आपने टीचर को या बड़े को या इदारे को एक रिस्पेक्ट देनी है, वो आपको जो बात कह रहे हैं वो अगर आपको इमीडिएटली समझ में नहीं भी आता वो आपकी बेहतरी में कैसे आपने उसको वैल्यू करना है,
तो ऐसे नहीं होगा। अब इसमें तब्दीली ये आई है कि बहुत सारे वालिदैन और घर उस बच्चे को ये बताते हैं कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी या एक स्कूल जा रहे हैं तो आप असल में वहाँ पे फीस दे रहे हैं और वो टीचर या उस्ताद या वो इदारा तो आपको सर्विस दे रहा है, वो आपके समाव मातहत है। तो आपके पास चॉइस है कि आप उनकी उस दीवी तरबियत या उनकी उस की भी अच्छी बात आपको अच्छी लगे तो फॉलो कर लें, नहीं अच्छी लगे तो बिल्कुल ना करें। तो ये जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर हम किसी एक को तो इसमें ब्लेम नहीं दे सकते, ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, वो भी फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम अपनी एनर्जी तो उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है और उसमें हम एक दूसरे के लिए कंपैशन, एहसास, एम्पैथी और अपनी ओन पे इंडिविजुअली एक फेयरनेस, जस्टिस, मेरिट को अगर इम्प्लीमेंट करें तो जरा सी बात पे तो हम लोग लड़ने मरने पे आ जाते हैं, हम सॉरी नहीं जल्दी किसी को बोलते, हम अपनी गलती जल्दी मानते ही नहीं, हम कहते नहीं जी हम सही है, नेक्स्ट पर्सन ही गलत होगा, हम तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। जब ये एलिमेंट आपकी ज़ात के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में होगा, फिर आप कैसे अपनी तरबियत भी अच्छी कर सकते हैं और अपने से जुड़े लोगों की भी तरबियत अच्छी कर सकते हैं। इसका भी लिंक इसी से ही है कि एज एन इंडिविजुअल आई कैन ओनली गिव बैक व्हाट आई हैव received। तो अगर मुझे हमेशा ऐसा ही एक हॉस्टाइल जैसे मैं कहूँगी रवैया मिला है, हमेशा मुझे इस तरह से ही रिस्पांस मिली है, तो शायद मैं भी कभी किसी सिचुएशन में आऊँ तो मैं ऐसे ही बिहेव करूँ। मगर अगर किसी ऐसी सिचुएशन में मेरे साथ किसी दूसरे ने कोई काइंडनेस या एहसास का रवैया इख्तियार किया हो, तो चांस है कि अगली दफ़ा जब मैं भी एक ऐसी सिचुएशन में आऊँ तो मैं भी वही करूँ जो मुझे किसी ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया था। तो फिर चूँकि हमारे इख्तियार में दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करना तो बिल्कुल नहीं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। तो हम अगर अपने पार्ट पर एक काइंडनेस या एक तहजीब एग्जिबिट करें तो हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कोई बुरा भी आपके साथ बिहेव कर रहा है तो अगर आप तहजीब का दामन ना छोड़ें तो वो चांस है कि अगली दफ़ा वो भी जब मज़ीद किसी से इंटरैक्ट करेंगे तो उनमें भी बेहतरी आई होगी। वो कहीं ना कहीं आपसे सीखेंगे कि आपने अगर उस सिचुएशन में उन्होंने इतना बुरा किया और आपने फिर भी अच्छे से सलूक किया या अच्छा रिस्पॉन्ड बैक किया, तो वो कहीं ना कहीं उनके शाऊर में या लाशाऊरी कहीं ना कहीं रह जाता है और आप वो ये चेंज चलती भी जाती है। इख्तिलाफ भी आप कर सकते हैं, आप एहतजाज बड़े आराम से एहतजाज और इख्तिलाफ भी हो सकता है, मगर सिर्फ उसको एक महज़ब तरीके से, जिस तरह हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग गाली गलोच और एक दूसरे को वही ना, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि जनाब हमने तनकीद करनी, हमने गालम गलोच करनी है और हमने ये सारी चीज़ें करनी है। हम ये नहीं देखते कि हमने एक महज़ब मुआशरे की तश्कील भी तो खुद ही करनी है ना। इंडिविजुअल से ही एक सोसाइटी बनती है, फिर एक मुआशरा बनता है, लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं करते। हम सबसे पहले सोसाइटी को चेंज करने के ऊपर आते हैं, पहले अपने आप को चेंज करें, अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को। डॉक्टर अक्सा शबीर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ सर्दियों की वार्डरोब के हवाले से बात कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि जनाब आपने शादियों पे क्या पहनना है, किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। अगर आप खुद ब्राइड हैं तो आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, ब्राइड मेड्स हैं तो आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, मेहंदी बारात वलीमे पे क्या पहनना है जो आपके ऊपर सूट करेगा। इवन दो कि हम आपको मेकअप टिप्स भी दे रहे होते हैं कि किस तरह का मेकअप आजकल इन ट्रेंड है। तो आज हम बताएंगे कि जनाब कैजुअल वार्डरोब के साथ आप किस तरह फैशनेबल लग सकते हैं, क्योंकि रोज़ तो नहीं ना हम लोग शादी पर जा सकते, रोज़ तो नहीं हम उस तरह के कपड़े पहन सकते जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपनी वार्डरोब सिलेक्ट कर रहे होते हैं या कपड़े पहन रहे होते हैं। उसमें किस तरह हमने फ़ैशन को इंक्लूड करना है और फैशनेबल लगना है, अच्छे दिखना है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस पर बात करने के लिए ऑब्वियसली एक वार्डरोब कंसल्टेंट ही हमारे पास होना चाहिए जो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। तो वार्डरोब कंसल्टेंट समन असद हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। समन आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। समन कैजुअल वेयर में ट्रेंडी लगना, फैशनेबल लगना कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या हो सकता है पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। आजकल देखो जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही होती है तो वो ट्रेंड में होती है बेसिकली। हाँ। और मैंने देखा कि आजकल लड़कियों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कैजुअल वेयर में हुडीज। हाँ, बेचारे भाइयों की भी वार्डरोब से चोरी कर करके हाँ भाई बेचारे वही बैठे रहते हैं, बहनें उनकी हुडीज पहन के चली जाती है।
तो ये आजकल हुडीज का बड़ा ट्रेंड है। दूसरा लॉन्ग कोट्स का। अच्छा। थोड़ा कैजुअल से अगर आप थोड़ा सा फॉर्मल की तरफ आए तो लॉन्ग कोट्स बहुत इन है। अच्छा। शॉल्स अगर आप देखें, हमारी तरह की जो खवातीन हैं वो शॉल बड़ी अच्छे से कैरी कर सकती हैं। तो ट्रेंड आपका देखो, चाहे कैजुअल में हो चाहे फॉर्मल में हो, एक चीज़ का जब शुरू होता है तो वो फिर चलता रहता है। बट ये साइकिल सिर्फ जो है ना, ये और 2-3 साल की है, उसके बाद आपने वापस किसी और ट्रेंड पे आ जाना है। अच्छा। तो इसमें मैंने अभी तक जो देखा है वो ये कि एक तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने कैजुअल में कुछ भी कैरी करना है, और कुछ लोग ऐसे, उनके मसाइल ऐसे होते हैं कि उनको स्वेटर कैरी नहीं किया जाता, कोट कैरी नहीं किया जाता, उनके लिए बड़ा अच्छा होता है वो गाउन ड्रेसेस की तरफ चले जाएं। अच्छा। उसमें ये होता है, एक तो आपकी वो डबल शर्ट हो जाती है, उससे आप थोड़ा सा वार्म भी रहते हैं। अच्छा। और वो ऑफ कोर्स आजकल जो हमारा एटमॉस्फेयर का हाल है, आपको जल्दी से हर तरह की एलर्जी इन्फेक्शन जो है वो हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। तो डबल शर्ट का जो ट्रेंड है दैट इज़ वेरी फेमस दीज डेज और इन ट्रेंड है। और दूसरा ये जो कैजुअल की बात करें तो उसमें अगर हम इसकी बात करें ना पैंट्स वगैरह की, तो ट्रैक पैंट्स बहुत इन है। कैजुअल में लड़के लड़कियां दोनों बड़े उससे जो है ना वो कैरी कर रहे हैं और देखने में भी नज़र आ रहा है। तो ट्रैक पैंट्स, ट्रैक शर्ट्स, हुडीज और लॉन्ग कोट्स, इसका जो फैशन ट्रेंड है बहुत इन जा रहा है। लेकिन इसमें अब देखें ना, आपकी कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर करती बहुत है, मैटर क्योंकि करता ये है। सर्दी इतनी पड़ रही है ना, तो हम कोई एक चीज नहीं पहन सकते, हमें लेयरिंग करनी बिल्कुल पड़ती ऐसा ही है। हमें जीन्स पहननी पड़ती है, उसके नीचे भी हमें इनर पहनना पड़ता है, फिर हमने अगर हुडी पहनी है तो उसके नीचे भी हमने कुछ पहनना है, या हम कोट पहन रहे हैं तो उसके नीचे भी हमने कोई वार्म वाली चीज पहननी है। तो उसका कलर कॉम्बिनेशन बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं कर सकते कि हमने ब्लू पैंट पहनी है तो ऊपर कुछ और पहन लें, और कोट हमारा कुछ और कलर का, हम टूटी फ्रूटी बन के बाहर जा रहे हैं कैजुअली भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको अपने दिमाग में रखना कितना जरूरी है, और कौन से कलर्स हम लोग कैजुअली भी वेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि टूटी फ्रूटी नहीं बन जाना। बेशक मुझे लगता है कि अगर आप लड़की हैं तो लगना चाहिए कि आप लड़की हैं, आप लेडी हैं, आप फीमेल हैं, तो आपका दिखना चाहिए, कुछ कलर्स होने चाहिए। कलर ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कोई ब्लैक, अच्छा पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं, जब आप लॉन्ग कोट्स की तरफ जाते हो तो बिल्कुल मर्दाना ना हो जाएं। अच्छा। ठीक है, मर्दाना से मुराद है कि बिल्कुल प्लेन की तरफ चले गए, सॉलिड कोट्स की तरफ चले गए। फिर अगर आपने सॉलिड कोट कैरी किया हुआ है क्योंकि आपकी वार्डरोब में वो अवेलेबल है, ठीक है, आपने ले लिया था, तो अब अंदर जो कैमिसोल या शर्ट है उसके साथ प्ले कर ले। अच्छा। वो आपका जरा खूबसूरत होना चाहिए, उसका कलर मजे का होना चाहिए। अच्छा। थोड़ा सा अट्रैक्टिंग होना चाहिए। जैसे आप रेड कलर कैरी कर सकते हैं, मरून की शेड में, बिल्कुल रेड की बात नहीं कर रही, थोड़ा मरून शेड हो जाता है। कोई ग्रीन कलर आप ले लें, लेकिन ग्रीन पैरेट ग्रीन नहीं होना चाहिए जो एकदम डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाए। ये पिस्ताशियो ग्रीन हो सकता है, ये एक्वा हो सकता है, ये आपका जो है वो लाइट पिंक हो सकता है, आपका ये मनीला येलो होता है। लेकिन हम लोग तो सिर्फ ब्लैक पहनते हैं सर्दियों में। हर चीज को ब्लैक ब्लैक ब्लैक, क्योंकि हमें डार्क कलर्स देख के लगता है कि ये कोजी है ना। हाँ। तो अगर आप लड़की हैं और आपने ऊपर कोई चीज, शॉल या कोई चीज कैरी करनी है, विंटर्स में भी हम कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, प्लीज, और करना चाहिए। जिस तरह ड्रेसेस है उसकी फेसिंग आप कोई प्रिंटेड कर सकते हैं, फेसिंग की बात हो रही है, लेसअप कर सकते हैं, उसको अच्छे बटन्स के साथ कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कोट्स की बात हो रही है, इसमें आप कोशिश करें, लाइंस में बड़े अच्छे कोट्स आ रहे हैं, पोल्का डॉट्स में बड़े अच्छे कोट्स आ रहे हैं, बिल्कुल ट्रू, चेक्स में बड़े अच्छे कोट्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है ना आपको उसको प्रिंट करना है, लिटिल बिट ऑफ प्रिंट, बट वो नहीं है कि फ्लोरल हो जाए या कुछ इस तरह से जो बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्शन। अब देखो आज जो ड्रेस आपने पहना हुआ है ना, ये आई एम श्योर इस वक्त स्क्रीन पे लोग आपको देख रहे होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें जितना सोबरनेस आ जाती है, जितनी डिसेंसी आ जाती है विद दिस। अगर आप इस तरह का कोई कोट और उसके अंदर आप कोई कलर कैरी कर ले तो वो बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा। हाँ, बट अगर आप बिल्कुल ही उसके लिए शॉकिंग पिंक पे या रेड पे चले जाएंगे तो वो बड़ा बुरा लगेगा। सो डिसेंसी को मेंटेन रखना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि एक चीज अगर डिसेंट ली है तो उसके साथ हैवी ज्वेलरी कैरी कर लेंगे। थोड़ा अटायर के ऊपर ये फोकस करना चाहिए कि वेस्टर्न में जा रहे हैं फिर टोटल वेस्टर्न को फॉलो करें। टोटल वेस्टर्न को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अच्छा किस तरह की ड्रेसिंग की है, उसके साथ आपने एक्सेसरीज किस तरह की पहननी है। मैंने बहुत सी लड़कियों को ऐसे देखे कि उन्होंने पैंट कोट या इस तरह की ड्रेसिंग की होती है, ऊपर इतने बड़े बड़े झुमके पहने होते हैं। खुदाया ऐसे ना किया करे। वही बात होगी ना, कोट के साथ, वेस्टर्न कोट के साथ आपने टिक्का लगाया वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लगता है और बहुत बुरा लगता है। हम लड़कियों के वाले से तो बात कर ही रहे हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, उन्हें क्या कैरी करना चाहिए, किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो वो भी
टूटी फ्रूटी बन के बाहर आ जाते हैं। शर्ट कोई और कलर की होती है, जीन्स कोई और कलर की होती है, ऊपर जनाब जैकेट जो पहनी हो वो कोई और कलर की होती है। तो मतलब कलर कॉम्बो किस तरह हमने करना है उस पर भी बात करनी चाहिए। या फिर शलवार कमीज पहननी होती है, ऊपर कोट पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं जो उसके साथ बिल्कुल नहीं मैच कर रही होती, तो उनके लिए भी कुछ टिप्स हम लोग ले लेते हैं। हमारे साथ उस पर बात करने के लिए हामिद सईद साहब मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। हामिद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हामिद साहब, खवातीन के हवाले से, लड़कियों के हवाले से तो हमने समन से बात की है, अब जी, कुछ जी। लड़कों के हवाले से बताइए, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो अगर मैं बात करूं कि 40 अबव अगर देखा जाए जी, जी। तो तब ना जो हमारे मर्द हज़रात होते हैं ना अपनी ड्रेसिंग सेंस छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अच्छा जो भी मिल रहा है ना पहन के चले जाते हैं। मीटिंग में भी जनाब उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी है, ऊपर जैकेट पहन ली है, कहीं पर भी जा रहे हैं तो सिर्फ कुछ भी ऐसा पहन के चले जाते हैं। तो किस तरह की खासतौर पर विंटर्स में उनकी ना होनी चाहिए? तो क्योंकि वो सिर्फ यही एक रीज़न देते हैं जब हम तो ठंड से बच रहे हैं, हमारा कोई फैशन से लेना देना नहीं है। आपने 40 इयर्स को तो बड़ा ओल्ड करके पेश कर दिया है। अच्छा, That's इससे not how नीचे so. भी वाले भी होते हैं। That's not how so. But anyway, देखिए सर्दी से बचने का एक ही तरीका है कि क्या? आप लेयरिंग करना सीखें। हाँ, क्योंकि अब यू नो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ इयर्स इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में ये है कि ऑब्वियसली इट्स वेरी कोल्ड जी, देयर। जी। तो वहाँ के लोग जो है ना वो यूज्ड टू हो जाते हैं, उनके पास सिस्टम है जो है ना वो डील करने का कोल्ड के साथ। तो उसमें यह है कि लेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने लाजमी बात है, यू नो टॉकिंग अबाउट मेन, बनियान पहननी है, बनियान के ऊपर आप थर्मल पहने, थर्मल के ऊपर अब शर्ट आ गई, Okay. शर्ट के बाद उसके बाद आपने लाजमी बात अगर कोट पहना जी, है जी। तो कोट अब इट्स अनदर लेयर। और उसके बाद फिर सर्दी है, आजकल बहुत सर्दी है, तो आई पुल्ड आउट माई टॉप कोट, जिसे ओवर कोट कहते हैं। Okay. पाकिस्तान में ओवर कोट पहनने का रवाज ही नहीं है, हाँ, ट्रू। तो उसके ऊपर जो फ्लफी सी जैकेट पहन लेते हैं तो फिर उसके बाद डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं, एंड ऑब्वियसली यू नो यू डोंट लुक दैट ग्रेट। तो आपने देखें रिगार्डलेस सर्दी है गर्मी है क्या है, एक CEO साहब मेरे पास आए तो वो कहने लगे कि गर्मियों में तो मैं सूट नहीं पहन सकता। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताइए कि आप CEO सिर्फ सर्दियों में हैं, गर्मियों में नहीं हैं? तो यू नो लेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या जैकेट पहननी चाहिए या कोट पहनना चाहिए? इसमें आप किसकी तरफ जाएंगे? देखें जैकेट तो इंतहाई कैजुअल है ना, Okay. जैसे वो फ्लफी सी जैकेट है, ऐसे लगता है कि जैसे आपने ब्लैंकेट सा पहना हुआ है। तो ऑब्वियसली जो है कोट जो है जिसे हम यू नो जैसे सूट का कोट होता है उसे हम ब्लेजर बोलते हैं, तो ब्लेजर इज द बेस्ट वे टू गो। अगर आपने शलवार कमीज पहनी है लेकिन उसके साथ अगर में ब्लेजर ओवरकोट पहनना है तो ओवरकोट उसके ऑन टॉप ऑफ दैट ओवरकोट पहन सकते हैं। अच्छा। अभी मैं ओवरकोट पहन के आया हूँ बाहर से, तो ओवरकोट दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि अगर आपने लेकिन कोट क्या शलवार कमीज के ऊपर ओवरकोट पहना जा सकता है? एब्सोल्युटली बहुत अच्छा लगेगा। ओवरकोट आपको पता ही है कि लॉन्ग कोट होता वो है, long coat और अच्छा उसकी लगता जो है, यू नो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बड़ी पावरफुल एक किस्म के यू नो कॉलर होता है उसके साथ, तो दैट लुक्स ग्रेट। उसके अलावा भी अगर आपको सर्दी लग रही है तो मफलर इज़ अ ग्रेट थिंग। आप मफलर को प्रॉपर्ली अगर आप उसको वेयर कर लें कर रहे हैं, तो दैट वुड बी ग्रेट। उसके ऊपर भी सर्दी लग रही है तो आप कैप भी पहन सकते हैं, यू नो ऑब्वियसली नॉट इन द ऑफिस। वो इतनी चीजें कैरी करने के बावजूद आप बड़े पावरफुल लग रहे होते पावरफुल हैं। लग रहे होते हैं, हाँ। लेकिन क्या शलवार कमीज के ऊपर जैकेट पहनना अच्छा है या बिल्कुल नहीं है, जो आपने कहा है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो दोनों मैच नहीं करते ना। हाँ, शलवार वो कमीज के ऊपर जैकेट। इंतहाई कैजुअल है, वो probably it looks good on a pair of jeans or something like that. Exactly, हाँ। तो अगर आपने जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने ऑफिस जाना है और you know you have a substantial job and you know आपकी you know you have great you know presence there, personality there, तो फिर that's तो बिल्कुल भी नहीं, नो फ्रॉम आवर साइड। अच्छा समन, लड़कियों में भी ये चीज होती है कि शलवार कमीज पहननी होती है, जो जीन्स वगैरह नहीं पहन सकती तो वो भी ऊपर जैकेट्स पहन लेती हैं। क्या पहनना चाहिए उन्हें जैकेट्स जैकेट? भी पहन लेती हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बड़े फ्लफी से ना उन्होंने स्वेटर्स कैरी किए होते हैं। वो इतना कैजुअल हो जाता है, वो ऐसे ही लगता है कि आपने रास्ते में किसी से पैसे पकड़ने हैं और आप जा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही कैजुअल लुक हो जाती है। और लड़कियों को तो खास तौर पे प्रोफेशनल्स के लिए तो बिग नो नो है ना फॉर दिस अटायर। ठीक है। आपने कैरी करना है, आपने ऑफिस जाना है, तो आप ये लॉन्ग कोट कितना जबरदस्त ऑप्शन हाँ, है। true। और मैंने कैजुअल में जैसा हुडी का कहा है, तो कैजुअल में आजकल हुडी बड़ी बेचारे भाई जो हैं वो इस वक्त बड़े परेशान हैं।
उस दिन मैं एक एक्टर की भी वीडियो देख रही थी, वो भी यही कह रही थी कि मैं अपने भाई की अलमारी से निकाल लेती हूँ, नई हुडी आती है वो मैं पहन के पहले उसको ताज़ा करती हूँ। तो ये बड़ा, लेकिन आजकल आप देखें हर जगह पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से जैकेट्स के अलावा ये जो कोट्स मिलते हैं आपके, पोल्का डॉट्स हैं, स्ट्राइप्स हैं, चेक्स हैं, बहुत अच्छे पहन सकते हैं। लेकिन क्या लेदर जैकेट जो नहीं यार, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि खवातीन थोड़ा सा इसे अवॉइड ही करती हैं, तो वो करना चाहिए उसे अवॉइड करना चाहिए। लेदर जैकेट नहीं है, नहीं, बिग नो फॉर लेदर जैकेट लड़कों के लिए। एब्सोल्युटली नॉट। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आपने बहुत कैजुअल, एक्सट्रीम कैजुअल है जिसमें आपने जीन्स वगैरह पहनी है, चीनोस वगैरह पहनी है, तो लेदर उसके ऊपर पहन सकते हैं, लेकिन लेदर जैकेट लुक्स नाइस। अच्छा। लेकिन ये वो भी डिसेंट होनी चाहिए, वो जो बिल्कुल उसके ऊपर इतने अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट होती है वो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने फॉर्मल पहनना है, सेमी फॉर्मल पहनना है, तो उसमें ऑब्वियसली जो है वो कोट ब्लेजर जो है दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, एक बात का और, अब शुरू में आपने बात की रंगों की, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कलर्स कौन से पहने, कलर कॉम्बिनेशन कौन से पहने हैं। तो विंटर के कलर्स भी और मैनली कलर, आई वुड से स्ट्रॉन्ग कलर जो हैं वो 4 ही कलर्स हैं। ब्लैक है, उसके बाद डार्क नेवी है, चारकोल ग्रे है और ग्रे मीडियम ग्रे है। इसके अलावा जो अगर आप कोई कलर और पहनेंगे तो फिर आप बहुत कलरफुल लगेंगे, एंड दैट्स नॉट प्रोबेबली द वे टू गो। अच्छा, दूसरा हामिद साहब, क्या जैसे कैजुअली भी मैं किसी तकरीब पे जाते, किसी इवेंट पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं या किसी भी ऐसी, क्या उस पर भी सूटिंग करके जा सकते हैं? देखें, डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल क्या है, क्या ड्रेस कोड क्या है। लाजमी बात है कि अगर कैजुअल ड्रेस कोड है तो अगर आप 3 पीस सूट पहन के वहाँ चले जाते हैं तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोना इट्स गोना लुक वेरी ऑड। तो आपने ओकेजन को जो है उसको देखें। मोस्टली वैसे इवेंट्स वगैरह पे बता भी देते हैं ड्रेस कोड क्या है, अगर आप कोई कैजुअल किस्म की डिनर है तो उसमें। लेकिन ये एक बात है कि आप नाच अबव ही रहें, हमेशा जैकेट जो है, ब्लेज़र है, उसको यूज़ करें। अगर आप सिर्फ पैंट शर्ट में चले जाते हैं तो फिर आप पैंट शर्ट वाले बंदे ही लगते हैं। तो फिर आप में वो वर्सेटाइल नहीं आता ना, आप वो चीज़ नहीं, आप वो डिफरेंट चीज़ों के साथ प्ले आउट नहीं कर सकते हैं, फिर आप एक ही तरह की फिर आपकी पर्सनालिटी निकलती है। जी, एक्चुअली बात ये है कि जब तक आप जैकेट इज़ द मोस्ट, जैकेट में लेदर जैकेट की बात नहीं कर रहा, ब्लेजर की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द मोस्ट आई वुड से पावरफुल गारमेंट दैट देयर कुड बी। तो जो ही आप उसके साथ आपने जैसे पैंट शर्ट पहनी है, साथ में आपने ब्लेजर पहन लिया है, तो दैट गिव्स यू पावरफुल लुक। तो आप कैजुअली डेफिनेटली ब्लेजर को यूज़ करें। अच्छा, ठीक है। बजाय इसके कि आप स्वेटर पहन लें या उसके अलावा मतलब वो आप पहन सकते हैं शलवार कमीज के ऊपर ब्लेजर, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने इसको एक और नाचुरल बव करना है, उसको स्टाइलिश करना है, तो आप पॉकेट स्केर्ट लगा सकते हैं, उसके अंदर मफलर आप अच्छा सा ले सकते हैं। वो भी कलरफुल नहीं होना चाहिए, कलरफुल से निकल आए, सॉलिड कलर पे आ जाए, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा लगता है। सॉलिड कलर्स मोर सोफिस्टिकेटेड लगते हैं। अच्छा, दूसरा हामिद साहब, आजकल मैंने लड़कों को देखा है, कोई मरून कलर का पेंट कोट बनवा रहा है तो कोई ग्रीन कलर का पेंट कोट बनवा रहा है, मतलब क्या ये अच्छे लगते हैं? देखें, ये तो बेसिकली कलर्स जो है ना, ये दे आर नॉट एब्सोल्युटली नॉट द मैनली कलर्स। जैसी शक्ल मुनीबा ने बताई है, बताइए क्या अच्छे लगते हैं। तो पहले ही आंसर दे दिया है, क्या सही आंसर दे दिया जी। नो बिग नो। आप रहें, जैसे मैंने कहा कि आप मैनली स्ट्रॉन्ग कलर्स में रहें, एंड आई थिंक यू गोना लुक ग्रेट। कुछ लोग हैं वैसे ही वो स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने प्रोमिनेंट हो जाए जरा, लोग हमें ही देखें। वाकई वो अच्छी खासी डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी तरफ से भी नो है, नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स। हाँ, लड़कियों, देखो लड़कियों को हम लिमिट्स दे देते हैं कि आप जाएं तो पेस्टल्स में चले जाएं, तो ये लड़के उठकर अगर इस तरह के कलर्स पहनेंगे तो वहाँ पे तो डिसेंसी तो जीरो हो जाएगी। मजा ही नहीं आएगा, वो आपको, आपकी आई कैची नहीं होगा, वो अजीब सा लगेगा कि आप पता नहीं क्या बन के आ गए हैं। एक्सेसरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने सूटिंग के साथ या आपने कोई भी कैजुअल भी कपड़े पहने हैं तो उसके साथ आपकी एक्सेसरीज किस तरह की होनी चाहिए। जैसे मैं बात की थी, मैंने सोशल मीडिया पे एक बंदी को देखी, बड़ी अच्छी बंदी, उसने नीचे स्कर्ट पहना हुआ, ऊपर उसने हाई नेक पहनी हुई है और ऊपर उसने इतने बड़े बड़े कांटे पहने हुए। देखो, मैं हैरान बात हो गई यार, आपने लॉन्ग कोट के साथ खुसा पहन लिया, ठीक है, ये वो बात होगी, आपने टिक्का लगा लिया ना, वेस्टर्न में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हुए उसने। हाँ, ये भी डिस्ट्रैक्शन है ऑफ कोर्स। देखो, अगर आपने वेस्टर्न में जाना है तो फिर लड़कियों को चाहिए स्टड्स या हल्की सी कोई चेन पहन लें, लेकिन अगर आप बिल्कुल ईस्टर्न ड्रेसिंग है आपकी, उस वक्त आप
बड़े बड़े इयरिंग्स पहन अच्छा। सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इयरिंग्स की भी एक बहुत डिटेल डिस्कशन है जो इंशाल्लाह आपके किसी शो में हम जरूर जी, करेंगे। जरूर। जो इयरिंग्स है ना, वो आपकी जो नेक का साइज है और जो फेस शेप है ना, उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। होना चाहिए, ठीक सेम है। दैट विद जो आपके पेंडेंट्स और नेकलेस हैं, कि आपके उसका चोकर भी बड़ा पहनना है, important नेकलेस role पहनना है, है, हाँ। पेंडेंट पहनना है, ये सारी आपकी बॉडी शेप के ऊपर है। सही, और फेस ठीक है। शेप डिसाइड करती है कि आपने क्या पहना है। ड्रेस तो आपका डिसाइड हाँ। करता है ना कि आपने, आपका अगर वेस्टर्न है तो फिर आप स्टड्स के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप किसी भी वेस्टर्न चीज के साथ इतने इतने बड़े जो है वो झुमके पहन हाँ, लेंगे, झुमके तो नहीं वो तो पहनने बिल्कुल- चाहिए ना, बिल्कुल, मतलब हाँ। इयरिंग्स में भी डिफरेंट तरीके के डिफरेंट किस्म की चीजें आती हैं जो आप उसको यूज में लेकर आ सकते हो। अच्छा हमें सब दूसरा, जिस तरह हमने कुछ कलर्स की, जैसे 4 कलर्स की हमने बात की है कि बेसिक मैनली कलर्स, वो क्या उनके साथ कोई ऐसे अगर ब्लैक के साथ या ग्रे के साथ देखा जाए तो क्या कॉम्बो में जा सकता है, कौन सा कलर कॉम्बो में जा सकता है? जैसे मैंने पहना हुआ देखें ग्रे सूट हाँ, पहना grey, हुआ, इसके बाद black, ब्लैक हाँ, टाई और जो है ना, आई white। थिंक हाँ। देखिए एक्सेसरीज मेन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ख़ास तौर पे टाइज जो हैं, अगर आप टाई पहनते हैं तो रिसेंटली आई सॉ समबडी, वो ही वाज वॉकिंग लाइक ए पीकॉक, और यू नो इतनी चौड़ी टाई पहनी हुई थी, ऐसे बिब लग रही थी। ओके। तो पुराने स्टाइल की देखें, अगर आप यू नो आप बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट की, जी, यू नो जी, नए ठीक पाकिस्तान की, और आप लग रहे हैं डायनासोर एज के, तो इट्स नॉट गोना वो वर्क। अच्छा नहीं लगता है, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को ख़राब कर देता है। तो इसलिए आज हमने आपको काफ़ी अच्छे टिप्स दिए हैं जो आप ख़वातीन के लिए भी हैं और मर्दों के लिए भी, कि वो अच्छा अपने आप को कैरी कर सकते हैं। हमारे साथ समन असद और हामिद सईद साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ अपनी ज़ुबान के हवाले से बात कर लेते हैं, अपने कल्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। उर्दू बोलने में शर्मिंदा क्यों हैं हम? हमारी कौमी और सरकारी ज़ुबान ज़वाल पजीर का शिकार क्यों है? अंग्रेज़ी बोलना फ़ख्र है, स्टेटस सिंबल है। किसी महफिल या मीटिंग में उर्दू बोलना कमतर ख्याल किया जा सकता है, और ये पाकिस्तान की नई नस्ल में उभरने वाली एक सोच है जो उन्हें अपनी कौमी ज़ुबान को मुश्किल समझने पर उकसाती है। गुज़श्ता चंद अशरों से देखा जाए ना, तो हमारी कौम में तनज़ली के जो आसार नमूदार हुए हैं, उर्दू से दूरी और अपनी ज़ुबान पर शर्मिंदगी भी इन आसार का एक हिस्सा है। उर्दू से इस दूरी में नई नस्ल से ज़्यादा हम कसूरवार हैं, क्योंकि जिन्होंने बच्चों को इब्तदा से ही अंग्रेज़ी सिखाने पर तो तवज्जो दी मगर उर्दू को नज़रअंदाज किया। उर्दू ज़ुबान हमारे निसाब का हिस्सा तो है, मगर शायद हमारी तवज्जो से सबसे ज़्यादा उर्दू ज़ुबान ही महरूम है। वक्त के साथ साथ जहां गवर्नमेंट स्कूल्स में मसाइल इंतहाई दर्जे तक बढ़े हैं, वहीं हर गली मोहल्ले में खेलने वाले नाम निहाद इंग्लिश जो मीडियम स्कूल हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी का तो जो बुरा हाल किया है वो तो सो किया है, उर्दू का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया उन्होंने। और सिर्फ स्कूल को ही कसूरवार क्यों ठहराएं हम, बहसियत वालिदैन, सरपरस्त और ख़ानदान। हमने भी तो नई नस्ल में अंग्रेज़ी अल्फाज और बोल चाल को परवान चढ़ाने और उर्दू को पीछे रखने में बहुत एक अहम किरदार अदा किया है। हम समझते हैं कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम मॉडर्न नज़र आएंगे, हम अगर इंग्लिश बोलेंगे, हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजेंगे तो शायद हम बाकी एक क्लास को मेंटेन कर सके, एक स्टेटस सिंबल को बना सके कि जनाब हमारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, देखिए जनाब इनको तो उर्दू आती नहीं है। हम ये प्राउडली बोलते हैं कि हमारे बच्चे को उर्दू नहीं आती है, हमारा बच्चा सिर्फ इंग्लिश बोलता है। तो क्या जिस तेजी के साथ हम अपनी उर्दू ज़ुबान को, कौमी ज़ुबान को पीछे छोड़ते आ रहे हैं, पसे पुश डाल रहे हैं, क्या इससे हमारी अखलाकियात, हमारी जो बाकी चीज़ें, तहजीबें जो जुड़ी हुई हैं, वो भी हम क्या पीछे छोड़ के आ रहे हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। क्या रिवाइवल ऑफ उर्दू हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अहमद अहमद साहब मौजूद हैं, शायर हैं, मुसन्निफ़ है, और अक्सर आप उन्हें किताबों के हवाले से बात करते हुए भी सुनते हैं। एक पूरा हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हमें वो नई नई किताबों के हवाले से बताते हैं। तो हमारा साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? जनाब शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कि हम उर्दू ज़ुबान, जो कौमी ज़ुबान है हमारी, जिसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की है,
जंगें लड़ी हैं हमने इसके ऊपर, और तब जाके हमें ये एक अलग सल्तनत, एक अलग ममलिकत हमें मिली, और उर्दू ज़ुबान का जो है नफाज हुआ, उसको हमने कहीं पसे पुछ डाल दिया है। हम मॉडर्न समझते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश बोलेगा और फ़ख्र करते हैं कि हमारा बच्चा उर्दू नहीं बोल सकता। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुनीबा, आपने इंट्रो में बहुत अच्छी बातें की हैं और मैं उसी से रिलेट करूँगा कि हमारे आइन में जब रियासत के बुनियादी खदोखाल वाजे किए गए 1973 में, तो उसमें ये कहा गया कि 25 साल 30 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान मुकम्मल तौर पे लागू कर दी जाएगी। सरकारी इदारों की ज़ुबान उर्दू होगी। सरकारी इदारों से मुराद जितनी भी अदालतें हैं, जितने भी सेक्रेटरीट हैं, पंजाब के हों, सिंध के, या जो सेंट्रल फेडरल सेक्रेटरीट, ये तमाम जो डायरेक्टिव्स हैं, जो सर्कुलर्स हैं, ये सारे उर्दू में हुआ करेंगे। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जो ऑर्डर्स आया करेंगे, नोटिस आया करेंगे, सब उर्दू में हुआ करेंगे। लेकिन चूंकि इस मुल्क में आइन के मुताबिक कुछ भी नहीं होता, तो ये भी अब देखें 1973 को गुजरे हुए 51 साल हो गए, तो उर्दू बजाय इसके कि हम उसको हर जगह पे लेके आते, हमने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी है। बल्कि उन जगहों पे भी जहाँ उर्दू रस्मुल ख़त में, उर्दू स्क्रिप्ट में लफ्ज़ लिखे होते थे, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद वगैरह, वहाँ पे भी रोमन में आ गया है। क्योंकि ये मोबाइल की वजह से अब हम एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और हम रोमन को प्रेफर करते हैं। और बल्कि ये भी तजावीज़ थी कि हम क्यों ना इस स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें। और हम जैसे तुर्की वालों ने किया कि अपनी ज़ुबान का जो स्क्रिप्ट है वो वही रखा जो अंग्रेज़ी का जो रस्मुल ख़त है। तो ये भी तजावीज़ थी कि ये सब के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ईजी है। भारत ने ज़्यादातर ऐसे ही कर लिया। उनके बच्चे जो हैं वो फ्लुएंटली बहुत सारी ज़ुबानें बोलते हैं, तो वो ज़्यादातर इसी पे करते हैं रोमन में। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका मसला उनके साथ, हम बतौर मुसलमान, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो इस्लाम पहले है, उसके बाद जमहूरिया है, और उसके बाद हमारे मुल्क का नाम है। तो कुरान हकीम की जो रस्मुल ख़त है, कुरान हकीम का रस्मुल ख़त वही है जो उर्दू का है और जो फ़ारसी का है। तो हमें तो उर्दू कुरान के करीब और फिर फ़ारसी के करीब लेके जाती है। फ़ारसी में इतना अजीम सरमाया हमारे नसर का, नज़म का ख़ास तौर पे, कितने बड़े बड़े रूमी, सादी, हाफिज़, कहानी, यू नेम इट। इसी तरह अरबी के बेशुमार, सबसे बड़ी तो मिसाल कुरान हकीम है, और उसके बाद बड़े, तो ये उर्दू का जो स्क्रिप्ट था हमें कितने बड़े ख़जाने के पास लेके जाता था। हमारे साथ तो मतलब गहरी साजिश हो गई है कि वो हमारा ख़जाना पीछे रह गया है और हमें एक धुंध में भेजा है कि आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। छोटी सी एग्जांपल, बड़ी टाइनी सी एग्जांपल है कि, और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है कि अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा हमारे सरों पे चढ़ के नाच रही है कि हर साल जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसके अंदर कितने अल्फाज की इजाफा होता है, और उर्दू लुगत में मुझे नहीं लगता कि उसमें अल्फाज का इजाफा होता हो। अगर होता भी होगा तो लोगों को पता नहीं चलता होगा। जितना डिक्शनरी में एक वर्ड भी ऐड ऑन किया जाता है ना, तो लोगों को पता चलता है कि इस साल ये वाला वर्ड ऐड ऑन हुआ है। बिल्कुल बजा फरमाया। बल्कि मुझे आपकी बात से याद आया कि मुझे शौक चुराया कि क्यों ना अंग्रेज़ी सीखी जाए और अंग्रेज़ों से सीखी जाए। अच्छा, इत्तेफाक से उन दिनों यहाँ पाकिस्तान में गोरे ऑक्सफोर्ड के जो प्रोफेसर थे वो मौजूद थे। मैंने उनसे रब्ता किया और अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर दी, और वो स्पोकन अंग्रेज़ी वही जो कि ब्रिटिश लहजा था और वो जो ब्रिटिश डिक्शन थी उसके मुताबिक सीखना शुरू कर दिया। और मैं उनका एक अच्छा स्टूडेंट था और मैं टॉप किया करता था उनकी क्लास में। तो उनकी एक बात मेरे दिल पे नक्श हो गई। उन्होंने कहा ज़ुबानें दो तरह की होती हैं, एक ओपन लैंग्वेज, एक क्लोज लैंग्वेज। ओपन लैंग्वेज वो होती है कि जो दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज को अपने अंदर खुशामदीद कहती है, समो लेती है। जबकि क्लोज लैंग्वेज है वो जो जिसमें ये कैपेसिटी नहीं होती। उसने अंग्रेजी की मिसाल दी कि अंग्रेजी ओपन लैंग्वेज है। जैसे आपने फरमाया कि डिक्शनरी में नया जो लफ्ज़ है जिहाद, मसलन जब ये 9/11 हुआ उसके बाद बाकायदा तमाम अंग्रेजी जो डिक्शनरीज थी मुस्तनद, उनमें लफ्ज़ JIHAD के नाम से जिहाद जी अंग्रेजी लफ्ज़ के तौर पे आ गया। हालांकि इसका ओरिजिन तो अरबी है, जद्दोजहद से जिहाद है, तो उन्होंने शामिल कर लिया। तो अंग्रेज़ी उन्होंने ओपन रखी, लिहाजा आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान में रशियन, लैटिन अमेरिकन, स्पेनिश, जो अमेरिकन जो लोकल है वो सब आपको मिलेंगे। उर्दू का यही हमें फ़ायदा है। उर्दू देखें, तकरीबन 2 अरब इंसान इसको समझते हैं। 2 अरब। आप एक उर्दू की फिल्म बनाएं, उसको चाहे हिंदी कह दें, तो अफगानिस्तान भी उसकी मार्केट है, श्रीलंका भी मार्केट है, नेपाल भी, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान, भारत, ये सब है, और फिर UAE वगैरह, गल्फ़, और जितने अब्रॉड रहते हैं वेस्ट में जो लोग, तो ये भी एक ओपन लैंग्वेज है। इसमें आप देखें उर्दू का तो लफ्ज़ी मतलब ही लश्कर है, और इसमें ये है बहुत सारी ज़ुबानों का लश्कर। महमूद गजनवी की फ़ौज में बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के लोग थे, तो वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल के जो एक नई ज़ुबान बना रहे थे वो उर्दू ही बनी थी। तो ये है कि हमारी ज़ुबान जो है ना वो एक लश्करी ज़ुबान है। तो ये तो ओपन है, ओपन ज़ुबान है।
और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें तमाम देखें, मैं एक दफ़ा ना गुजरांवाला शहर से पसरूर की तरफ जा रहा था, मेरे दिल में शरारत सूझी, एक बाबा जी दाखिल हुए वैन में, तो मैंने कहा बाबा जी ये थोड़े वास्ते मैंने शिस्त रखी, तो उसी आ जाओ। कहता पुत्र मेरे रनर अंग्रेजी ना बोल, उर्दू बोल। तो मैंने कहा कि ये नशिस्त जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है। हाँ। तो उसके ख्याल में नशिस्त अंग्रेजी का लफ्ज़ था, सीट उर्दू का लफ्ज़ था। अच्छा, अब देखे ना, सीट, बस, कंडक्टर, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। ये सब तो उर्दू जुबान की ये खूबसूरती है कि इसने इन तमाम अल्फाज को समो लिया। हमें तो फख्र करना चाहिए, हमें इस बात पे बिल्कुल बेमत। टीवी है, रेडियो है, ये सब अल्फाज कहाँ से आए हैं? और इनका उर्दू कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आलाते सोतल मुकब्बर करें, लाउड स्पीकर इज लाउड स्पीकर इन उर्दू। तो ये बात है कि उर्दू जुबान पे फख्र करना चाहिए। इतनी जुबान, इसमें इतनी जो है इतने लोगों ने जान मारी है, जैसे आपने फरमाया। क्यों हम लोग नहीं फख्र करते हैं? हम शर्मिंदगी हमें महसूस होती है कि हम किसी के सामने, हम किसी महफिल में बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, तो हमने अंग्रेजी ही बोलनी है। हमारे बच्चे भी, आने वाले बच्चे, वो भी अंग्रेजी बोले, उर्दू ना बोले। मतलब अगर बाकी ममालिक का तकाबली जायजा किया जाए पाकिस्तान के साथ, तो चाइना वो नहीं बोलता कोई और लैंग्वेज, वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज सीखे, हमारे साथ हमारी लैंग्वेज में बात करें, नहीं तो एक जो है मीडियम रखें दरमियान में। जर्मनी आप देख लें, वो लोग नहीं बोलते हैं इंग्लिश, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। आप कहीं और चले जाएं, फ्रांस के वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं अंग्रेजी। वो कहते हैं हमारी अपनी लैंग्वेज से हमारी पहचान है। हम क्यों अपनी पहचान भूल गए? हम क्यों चाहते हैं कि हम अंग्रेजी ही बोले, हम उर्दू ना बोले? बिल्कुल, देखें एक थोड़ा सा दरमियान में इंग्लिश चैनल जो है वो है, एक तरफ यूके है और एक तरफ फ्रांस है। तो ज़ैनुद्दीन ज़िदान फ्रांस का था और डेविड बेकहम यूके का था। ये दोनों स्टार्स थे और दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर्स थे। ये दोनों, ये कहता है ज़ैनुद्दीन ज़िदान के बेकम से मेरी दोस्ती जो है ना वो है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि वो बेस्ट फ्रेंड बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। कोई मुश्किल थी उसके लिए अंग्रेजी सीखना। ये 7 बॉर्डर है उसका, दरमियान में 15 किलोमीटर के कितना का वो इंग्लिश चैनल है। बस नहीं लोग इस तरफ आते, अपनी जुबान किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ते। मसला ये है मुनीबा के जो हमारा जो लीगेसी थी ना, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो वो हमारे जो ताकतवर सेक्टर्स थे, वो चाहे टेबल के लोग थे, बाबू लोग या दूसरे लोग थे, उन्होंने उन्हीं से सारी तरबियत हासिल की हुई थी। सारा साइंसी इल्म भी और सोशल साइंसेस का इल्म भी अंग्रेज़ी में था। उन्होंने ये कष्ट ही नहीं किया, ये दिक्कत ही नहीं उठाई कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। होना ये चाहिए कि थोड़े से लोग हों ट्रांसलेटर्स, अंग्रेजी सिर्फ उनको सिखाएं, बाकी वो तमाम उलूम को उर्दू में डालें। केमिस्ट्री भी हम उर्दू में पढ़ें, फिजिक्स भी उर्दू में पढ़ें, बायो IT भी, AI बाकी सारे भी उर्दू में पढ़े। लेकिन फिर ये अच्छा चले, तालीम पे आ गई तो हमारे जितने भी फिर ये जो सेक्टर्स हैं, तालीमी सेक्टर्स हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन्होंने फिर कितनी तबाह की है इसको। जी हाँ, ये उर्दू को, उर्दू के नफाज के हवाले से इन्होंने कितना तबाह किया, तबाहकारियां मचाई हैं। बिल्कुल, मैं हमारा चूंकि मीडिया का ही हमारा ताल्लुक है, हम स्टूडेंट भी मीडिया के तो आप ही की एक क्लास फेलो यानी जूनियर सीनियर होगी। वो एक दफ़ा एक प्रोग्राम होस्ट कर रही थी और प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो कहती है कि सर कोई खराबी तो नहीं थी मेरे बोलने में। मैंने कहा खराबी थी, और ये खराबी नहीं होता, ये खराबी होता है। तो ये मामला बड़े ख़राब है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमें उर्दू आती नहीं है, इस पे फ़ख्र है। अंग्रेजी नहीं आती, इस पे शर्मिंदगी भी है, लेकिन सीखते भी नहीं है। तो आज का जो ग्रेजुएट है, जो 8 सेमेस्टर पूरे पढ़ के मार्केट में जाता है, वो एक पैराग्राफ अच्छे तरीके से, सेफ एंड साउंड तरीके से, अच्छी ग्रामर के साथ नहीं लिख पाता। ये उसका प्रॉब्लम है बेचारे का या बेचारी का। तो हमने अब देखें कि हर सेक्टर में ही हम चूंकि सवाल पजीर है, किसी भी तरह से उनको हमने इक्विप्ड नहीं किया, ना उर्दू के लिहाज से और ना इंग्लिश के लिहाज से। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ा जो है ना वो गवर्नमेंट का, जो सिटिंग गवर्नमेंट है ना, उसका फ़र्ज़ है। देखिए, तालीम का की ज़ुबान तो कम से कम ये फैसला कर ले, तय कर लेना एटलीस्ट। बिल्कुल, और वो चाहे एचिसोनियन हो, कोई वो एचिसन में पढ़ रहा हो, दानिश स्कूल में पढ़ रहा हो या टाट के स्कूल में पढ़ रहा हो, सब उर्दू में पढ़ें, उर्दू बोलें, उर्दू में एग्जाम दें। CSS का एग्जाम भी उर्दू में हो, ISSB में भी उर्दू ही हो। हमारी अदालतों में भी उर्दू बोली जाए, प्रोसीडिंग हो रही है तो उर्दू में होनी चाहिए, ताकि पता चले कि नहीं जनाब, अगर अदालतों में हो रहा है, बड़े बड़े इदारों में हो रहा है, तो हमने बाकी ग्रास रूट लेवल तक अपनी जुबान को जो है ना वो परवान चढ़ाना है। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। उर्दू के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।